बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बहुत एक्साइटेड भी होंगे। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बस इंशाल्लाह आज बुध का दिन है, कल जुमेरात, फिर जुम्मा एंड देन ऑफ कोर्स जुम्मे को ईद बहुत से ममालिक में मनाई जाएगी और पाकिस्तान में ईद इंशाल्लाह सैटरडे को होगी। सो जब हम सोचते हैं ईद का तो बड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन मैं कल ये सोच रही थी कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली सेहत की नेमत से महरूम हैं, जो सेहतमंद नहीं हैं। उन लोगों के लिए तो चाहे ईद हो, चाहे गमी हो, चाहे खुशी हो, चाहे कोई भी मौका हो, वो इंजॉयबल नहीं होता। इसलिए इंजॉयबल नहीं होता क्योंकि जब इंसान किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो जिस्मानी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो दांतों का कोई इशू हो, कोई भी चीज़ हो, तो इंसान जब तकलीफ़ में होता है या तंग हो रहा होता है तो कहाँ कोई भी चीज़ मज़े की लगती है। सो आज एक रिमाइंडर के तौर पे आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ याद रखें कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब ने हमें इस दुनिया में भेजा, हम सांस खुद लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्होंने कभी कोई मेजर बीमारी कभी फेस ही नहीं की। तो एक तो अल्लाह का करम है हम पे और हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने रब का। उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना। व्यूअर्स, जब भी ईद आती है, स्पेशली जब बड़ी ईद आती है, गोश्त का और बहुत सी ऐसी चीज़ों का, मीठा हो गया और गोश्त, मीठी ईद पे तो चलो ज़्यादा ज़ोर मीठे पे होता है, इस ईद पे तो लोग नमकीन भी बहुत खाते हैं और फिर मीठा भी बहुत खाते हैं। मैं कल ही हम लोग अपनी ससुराल का हमारा ग्रुप है जो लेडीज़ का, उसमें हम बातचीत कर रहे थे कि मेन्यू क्या बनाना है। अब वैसे ही अगर आप देखें तो बड़ा ही प्यारा मेन्यू बना, 3 उसमें डिफरेंट मीठे हमने डिसाइड किए। उसके अलावा हमने खाने पीने की चीज़ों की 6-8 चीज़ों की एक लिस्ट बनाई, 8 चीज़ों की, भाई ये चीज़ें होंगी, साथ में सैलड भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। अब व्यूअर्स, कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी बिग एंड स्ट्रॉन्ग हो या उसका कितना भी वेट हो, अगर एक इंसान 8 मुख्तलिफ चीज़ें खाएगा नमकीन में, उसके बाद वो 3 मीठे भी खाएगा, चाहे 2-2 निवाले भी खाए, तो आप मुझे बताएं कि उसके पेट का, उसके निज़ाम हज़म का क्या हाल होगा। सो व्यूअर्स, याद रखें कि ईद के मौके पे जब हमने खाना खाना है, कल जैसे बार बार मैंने बात की कि लोगों को खिलाने के ऊपर जोर दें, लोगों की मतलब वो जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके ऊपर इम्पोर्टेंस और उनके ऊपर ज़रा फोकस में उनको लेके आएँ, क्योंकि एक्चुअली ईद उनकी हमने अच्छे तरीके से मनवानी है, राइट। लेकिन जब अपनी बात करते हैं तो याद रखें कि ये जो पेट है ना, ये हमारा अपना ही है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुमने वेट कैसे कम किया। व्यूअर्स, जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया ना कि मेरा अपना ही पेट है और मैं ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा खाना नहीं खा रही। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी मौत का तो किसी को नहीं पता, लेकिन खाना खाना इस तरह से कि जैसे ये आपका आखिरी खाना है और जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आपको ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा मिल रही है, तो एक हौका जो चढ़ता है, उस हौके की वजह से मामला ख़राब होता है। इतनी सी, अब कल जैसे मुझे मेरा बड़ा दिल चाह रहा था निहारी खाने का, तो मैंने कल खाई निहारी, लेकिन मैंने फिर एक खमीरी रोटी खाई, निहारी खाई, उसको एंजॉय किया और फिर रात को मैंने बहुत लाइट डिनर किया और नाश्ते में मैंने सिर्फ फ्रूट लिया था। सो उससे मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया। सो व्यूअर्स, ज़रा बैलेंस के साथ चले। आपको पता है कि ईद के दिनों में, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त भी डॉक्टर्स हैं और मॉर्निंग एट होम में आपको पता है हमारा बड़ा फोकस होता है कि हम तालीम पे भी बात करें और सेहत पे भी बात करें, और आज के प्रोग्राम में हम एक हिस्से में सेहत पे बात करेंगे और एक हिस्से के ऊपर हम बात करेंगे तालीम के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता है हम बड़े इसके ऊपर ज़ोर देते हैं। सो अपने आप को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हमारे लिए वर्क करती हैं और क्या नहीं। नो डाउट, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे तो मुझे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक इन्फॉर्मेशन जो पिछले सालों से बार बार कंफर्म की जा रही है, मतलब रीअफर्म की जा रही है, वो ये है कि ईद के, जो बड़ी ईद के या ईदों के जो दिन होते हैं या जब भी कोई त्योहारों वाला जो टाइम गुजर रहा होता है, उस दौरान सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी रूम्स में होता है। डाइजेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, जिन लोगों को खुदा न खास्ता डायबिटीज़ होती है या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो ख्याल नहीं करते, एहतियात नहीं करते खाने पीने में, और फिर उनके मसाइल जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। सो मेरी आप सब से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खाएं पिएं, ज़रूर इन्जॉय करें, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के। देन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद कराना चाहूँगी कि देखिए, बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग होते हैं जिनके डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो
तो प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो जाए, जैसे कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। आपके एनर्जी लेवल्स इफेक्ट होते हैं, आपका मूड इफेक्ट होता है और आपके सेहत पे असरात होते हैं। आंखों की बात करें, कोई भी जिस्म का हिस्सा सही तरह काम ना करे व्यूअर्स, तो इंसान प्रॉब्लम में आ जाता है। जो इंसान जिसकी आंखें ना हो या काम ना करे वो देख नहीं सकता, जिसके कानों में कोई इशू हो या जो सुन नहीं सकता या पैदाइश से उसका वो है, उसको सुनाई नहीं देता। सो कोई भी जिस्म का हिस्सा जब काम नहीं करेगा, नाक ना हो तो आप स्मेल नहीं कर सकते, छोटी सी बात है। जब नाक के या साइनस के इश्यूज होते हैं व्यूअर्स, तो बंदा कितना तकलीफ में होता है। कहने को इतनी सी चीज़ है, खैर कुछ लोगों की बड़ी भी होती है नाक, लेकिन छोटी नाक बड़ी नाक जो भी है, नाक बंद हो जाए तो हम कितनी तकलीफ में होते हैं। पैर ना हो तो चल नहीं सकते। सो जिस्म का कोई भी हिस्सा हो या ना हो तो उसके अपने अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब आज मैंने स्पेसिफिकली दांतों की बात कर रही है, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रही हूँ कि बहुत से अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें ऑनलाइन, टीका लगाएं तो नया दांत उगाएगा, ये करें तो वो हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि दांत एक ऐसा एरिया जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। जैसे कि बचपन में बच्चों को मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा देते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, दांतों में छोटी उम्र पर कैविटीज़ हो जाती हैं। बेबी वाले दांत जब गिर जाते हैं, बेबी टीथ, तो उसके बाद जब आपके दूसरे दांत आते हैं, परमानेंट दांत, जब उनमें कीड़े और वो चीज़ें लग जाएं तो वो फिर एक सारी ज़िंदगी का प्रॉब्लम, सारी ज़िंदगी का रोग। उसके अलावा गम्स में, मसूड़ों में जो ब्लीडिंग का इशू लोगों को होता है, उस पर भी बात करनी है। दांतों में बहुत से लोगों के दर्द रहता है ऑल द टाइम, समझ ही नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दांतों को सही तरीके से साफ़ नहीं करते। ब्रश तो सुबह शाम करते हैं, सुबह और रात को, लेकिन सही तरीके से नहीं करते, और कभी कभी बहुत ज़ोर से करते हैं तो अपने दांतों के इनेमल, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ठंडा गर्म बड़ा महसूस होता है, रगड़ रगड़ के। अच्छा, कुछ लोग दांतों को इतने आराम से ब्रश करते हैं कि दांत साफ़ ही नहीं होते। फिर उसके अंदर जब खाने पीने की चीज़ें स्टक हो जाती हैं, स्मेल अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो दांतों का डैमेज होता है और जो कैविटीज़ बनती हैं वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। सो प्लीज़ एक हेल्थी डाइट का इंतखाब करें जो आपके जिस्मानी तौर पे भी आपको बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, और उसके साथ साथ दांतों की हाइजीन का भी ख़ास ख्याल रखें। याद रखें, आपका मुंह है जिससे आप खाना चबा के अंदर निगलते हैं, तो ये आपका पहला जो एक एरिया है जिससे आपका अंदर खाना जाता है। अगर उसी के अंदर बैक्टीरिया होगा, उसी के अंदर बहुत ज़्यादा जरासीम होंगे और उसी के अंदर प्रॉब्लम होगा, तो बाकी जिस्म में वो सारी प्रॉब्लम्स जाएंगी। इसलिए सेहतमंद दांत एक सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। ये एक एक्चुअल फैक्ट है जो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं। सो बकरा ईद के करीब एक प्रॉब्लम जो आती है कि लोग बहुत ज़्यादा गोश्त, हड्डियां चबा रहे होते हैं, दांत अपने क्रैक कर लेते हैं। अच्छा, डेंटिस्ट के पास भी बड़ा ज़ोर होता है ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद, स्पेशली बकरा ईद पे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह के, जो नहीं करना चाहिए, और मैंने काफ़ी देर से अब ये चीज़ अवॉइड भी कर रही हूँ, जो मुर्गी की हड्डी तो बिल्कुल ही नहीं चबानी चाहिए, बट दूसरी हड्डियाँ भी चबा चबा के उसको खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, दांतों में हड्डियाँ फंस रही हैं, छोटे छोटे ज़र्रे उसके। तो प्लीज़ हमने बड़ा ख़ास ख्याल करना है। तो आज हम डेंटल हेल्थ की ज़रूर बात करेंगे। आइए किचन में ज़रा देखते हैं कि शेफ़ अनम शेख क्या कर रही हैं और क्या आज बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी लग रही हैं आप भी बड़ी प्यारी लग रही हैं। आपको ब्लैक बड़ा सूट करता है, मैं आपको पता है टूटी फ्रूटी होकर सामने बैठ जाती हूँ। ईद की आमद होती है तो वैसे मैं बड़ी ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा, ये वैसे ना मेरा ख्याल है कि ये हर बंदे को थोड़ा सा ना एक्साइटेड होना चाहिए। ईद मतलब एक ऐसा फेस्टिव है जिसमें आपके सारे रिलेटिव्स से आपकी मुलाकात होती है। देखिए, हम अपनी जो लाइफ में ना काफ़ी बिजी होते हैं, तो उस तरह से मुलाकात नहीं होती। और एक और बात कहूँ अनम, देखो अब पिछली ईद पे, जिसको छोटी ईद भी कहती हैं, मीठी ईद भी कहते हैं, रमज़ान में इतना ज़्यादा काम का, मेरे पे प्रेशर, आप पे प्रेशर, हम दोनों रमज़ान में काम कर रहे थे। मैं कराची में थी, आप लाहौर में थे। एग्जैक्टली। तो छोटी ईद एक्चुअली सेलिब्रेट करने का मुझे अक्सर मौका नहीं मिलता। सही कह रही हैं आप। 90% ऑफ द टाइम मैं बीमार हो जाती हूँ ईद के दिन, बिकॉज होता ही है कि 30 दिन लगातार रमज़ान ट्रांसमिशन, 4-4, 8-8 घंटे, डिपेंडिंग कि कौन सी ट्रांसमिशन क्या टाइमिंग्स है। तो लास्ट ईद पे आपको पता है, इससे पिछली ईद पे मैं गिर गई थी और मेरी बैक टूट गई थी। जी जी बिल्कुल। तो मेरी कमर का इशू था, मैं बेड रेस्ट पे थी, मतलब लिटरली ईद के दिन भी मैं बाहर जाके किसी को मिल नहीं पाई। और ये पिछली ईद भी जो मेरी छोटी है, तो मेरी तो एक्चुअली जो ईद की सेलिब्रेशन प्रॉपर होती है वो बकरा ईद पे होती है। तो इसलिए मैं जरा ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि लास्ट ईद पे मैं हॉस्पिटलाइज थी कराची में, लास्ट डे ट्रांसमिशन का मैं कर ही नहीं पाई। मैं हॉस्पिटल में थी, साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची में। उधर से जिस मुश्किल से एक रात पहले, चांद रात को, मैं किस तरह ट्रैवल करके आई हूँ मुझे पता है। और फिर अगले दिन इतना, मतलब 103 के करीब बुखार, होश नहीं, घर पे ड्रिपें लग रही हैं। ज़बरदस्ती मैंने अपने मियाँ को और अपने बच्चों को और आपा को भेजा कि आप लोग प्लीज़ जाएं और एटलीस्ट सबको मिल के आएँ, क्योंकि तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा मुझे तो होश ही नहीं है।
और कसम से मुझे होश नहीं थी। तो ये ईद मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए भी होती है क्योंकि सबके साथ इंजॉय करने का मौका मिलता है, फैमिली के साथ टाइम मिलता है और प्रॉपरली सबको जाके बंदा मिल सकता है। बिल्कुल, वो देखो ईद के 2 दिन बाद जाके सबको मिलने का वो वाला मज़ा नहीं आता जो ईद वाले दिन आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो चूड़ियाँ, वो कपड़े, वो तैयारियाँ, वो किचन में खाने तैयार। और जुगन आपी ये वाली ईद तो ना स्पेशली होती ही किचन बेस्ड है ना, लेकिन एक मेरा बड़ा मसला है इस ईद से। बताएं। देखो अब ऑलरेडी गोश्त मार्केट में खत्म हो गया। बिल्कुल। अब अगर हमने ईद पे देखो, ईद के दिन आप बहुत से लोग जो है फर्स्ट डे कुर्बानी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कसाई नहीं मिलता। ऐसा ही। मैंने तो खैर आपको पता है कुछ 1.5 हफ्ते पहले से अपनी सारा मामला सेट किया हुआ था, बुकिंग वगैरह की हुई थी, सारा कुछ किया हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है हम तो ईद के पहले दिन ही सुबह जो है गाय बकरों की अपनी कुर्बानी कर लेंगे। लेकिन फिर ससुराल भी मैंने पहुंचना है क्योंकि 1:30 हम लोग सब लंच टेबल पे बैठ जाते हैं ईद के दिन। मेरी फैमिली बड़ी पर्टिकुलर है इस मामले में। तो हम अब वहां पे भी पहुंचना है 1 बजे, बच्चों को तैयार करके सारा कुछ मैनेज करके। तो एक्चुअली ये बड़ी हेक्टिक ईद भी होती है, लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि अब ईद वाले दिन अगर आप चिकन ही बना रहे हैं तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अच्छा जुगन आप देखिए, गोश्त नहीं है मार्केट में अवेलेबल, मिल ही नहीं रहा। मैं आपको मज़ेदार बात बताती हूँ कि मैं बीफ मंगवाया तो उसने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा किया कि आज आप आके ले गई हैं क्योंकि अब आने वाला जो कमिंग वीक है मंगल बुध को तो वैसे गोश्त हाँ जी, ट्यूसडे वेडनेसडे वैसे गोश्त नहीं होता। अच्छा मैंने उससे ये सवाल ज़रूर किया कि अच्छा आपने पूरे वीक गोश्त नहीं देना तो ट्यूसडे वेडनेसडे को भी आप नहीं खोलेंगे? उन्होंने कहा नहीं मैडम, अब आपको पूरा वीक गोश्त नहीं मिलेगा, लोग अपने फ्रीज़र खाली कर देंगे फिल करने के लिए ना। लेकिन जुगन आप मेरा ख्याल है बात जो उन्होंने कहा ना फिल करने के लिए, प्लीज अपने फ्रीजरों को फिल करना छोड़ दें। बिल्कुल। और बात ये कि अगर आप अफोर्ड करते हैं कुर्बानी तो इसका मतलब है कि आपको अपने फ्रीजर्स भरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि एक हिस्सा जो है वो आपका है, 3 हिस्से अगर आप करें तो एक हिस्सा आपका है, लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं तो क्या करना है फ्रीजरों को भर। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने घर के स्टाफ के लिए डेली बनवाएं गोश्त। मैंने तो घर पे कल पूरा मैंने मेन्यू बना लिया कि एक दिन हम जो है वो आलू गोश्त और बीफ पुलाव बनाएंगे, बीफ पुलाव और मटन का आलू गोश्त बनेगा, क्योंकि हम बकरा भी कर रहे हैं और गाय भी। ऊंट मैंने 2-3 दफा सोचा, बट एक बात बताऊं, बहुत से लोग ऊंट का गोश्त इतने शौक से खाते नहीं है। बिल्कुल, बड़ा जानवर होता है, उसकी एक अपनी बात होती है। तो मुझे ये होता है कि मैं गाय और बकरे कर लूं, जितने में मैंने ऊंट करना था वो एक जरा मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है और लोगों को जो पसंद है उनको वो खाने का मौका मिलता है। तो अब जैसे कि पहले दिन हम ये करें, सेकंड डे हम निहारी बनाएंगे, ठीक है, और साथ में हम मैंने कहा था कि पालक गोश्त बना लेंगे या मटर गोश्त बना लेंगे, कोई एक और साथ ग्रेवी बना लेंगे ताकि सुबह दोपहर को एक हो जाए रात। तो हम 3 दिन लगातार, और लास्ट डे पे हम पाए बनाएंगे और मैंने कहा कि बिरयानी बना, पाए और बिरयानी बना लेंगे, ठीक है, ताकि ये 3 दिन लगातार स्टाफ वैसे भी हमारा खाता है माशाल्लाह से, लेकिन डेली नहीं होता ना, मटन बीफ वगैरह, कभी चिकन हो गई, कभी वो हो गया। तो मैंने कहा कि ये 3 दिन भरपूर अंदाज में मेरा स्टाफ जो, देखो जो लोग नहीं घर जा पा रहे, जिन्होंने, क्योंकि अक्सर मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं कि आप ही अभी नहीं जाएंगे, ईद आपकी करा के हम फिर 8 दिनों के लिए चले जाएंगे ईद के बाद, तो आगे पीछे लोग स्टैगर करते। तो एटलीस्ट जो हैं वो तो अच्छे से खाएं और एंजॉय करें, और हम खा रहे हैं तो हमसे बेहतर खाएं वो। बिल्कुल। और जुगना भी आपने इतनी अच्छी बात की है ना, वो ये, और जो अपने लिए बनवाते हैं वही अपने स्टाफ के लिए बनाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अपने लिए इतनी चीजें तैयार की और स्टाफ को जो है आपने दाल सब्जी पे टरखा दिया। प्लीज व्यूअर्स, रिक्वेस्ट है आपसे, इन मौकों पे क्या हर बार जब भी कोई चीज जो अपने लिए पसंद करें वो दूसरे के लिए करें, और अगर नहीं अफोर्ड करते तो फिर इतने लोग घर में ना रखें। सोचने वाली बात है। बिल्कुल जुगना, आप खा रहे हैं मटन बीफ फिश खा रहे हैं ये, और आपके घर का स्टाफ जो है उसको आप दाल सब्जी से आगे लेके ही नहीं जा रहे, ऐसा तो ज्यादती नहीं है? बहुत ज्यादती है। और जुगनापी जैसे कि देखें कि जो मटन है ना, स्पेशली प्लीज़ अपने जो है वो फ्रीजर्स उससे मत भरें। मटन की कॉस्ट जो है इस वक्त 2800 टू 2900 का आपको पर केजी मिलता है, तो ये नहीं लोग अफोर्ड कर सकते। तो प्लीज़ आप अपने जो है ख़ास तौर पे अगर आप मटन या बकरा आप करते हैं तो प्लीज़ उसका हिस्सा जो है वो उनको दें, क्योंकि मैंने मोस्टली एक चीज़ देखी है कि उन लोगों को बड़ा गोश्त या ऊँट का गोश्त तो मिल जाता है, बट उनका मेजर मिसिंग, मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने बकरा किया तो मैं इस तरह से गाड़ी में डालकर मैं बांटने के लिए गई, तो उसने मुझसे पहला सवाल ये पूछा कि आप ये कौन सा गोश्त है? मैंने कहा मटन। जुगनापी है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसके मुंह पे वो क्या खुशी होगी। बिल्कुल
बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम लोग तो सारा साल खाते हैं। बाय द वे मैं 2-3 जिनको हम भिजवाती हूँ तो मैंने कहा बेटा हम बकरा भी कर रहे हैं, गाय भी कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? कुछ लोगों ने खुद कहा कि आप भी बड़ा गोश्त, आप भी बड़ा गोश्त, तो कुछ लोग गाय का प्रेफर करते हैं। तो आप पूछ भी सकते हैं, अगर कोई आपसे आने के लिए आए गाय के जी मटन चाहिए कि बीफ चाहिए, आप पूछ भी सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, जहाँ इतना कर रहे हैं वहाँ पे पूछ के करते हैं, बट ऑब्वियसली जो जितना अफोर्ड करता है, चाहे आप हिस्सा डाल रहे हैं गाय में या आप पूरा पूरा ऊँट करें, जो भी आप अफोर्ड करते हैं व्यूअर्स करें, मुस्कुराते हुए करें। और एक और चीज़, जब बांट रहे हैं गोश्त तो मैंने देखे बड़े लोगों की शक्ल पे गुस्से वाली एक्सप्रेशन होती है। और लग रहा होता है कि जैसे जो लेने आ रहा है गोश्त उसके मुंह पे थप्पड़ मार देंगे। मैं बात कर रही हूँ जो आम लोग राह चलते आते हैं आपसे गोश्त वगैरह मांगने के लिए, अपने रिश्तेदारों को तो हम बड़े फैंसी और बड़े प्यारे प्यारे थैलों में और डेकोरेशन कर करके भेजते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्चुअली जो डिजर्विंग लोग हैं उनको प्लीज़ याद रखें और अच्छे तरीके से दें। और ये वो बात है जुगनापी जो आप बिल्कुल रियलिस्टिक बात कर रही हैं। देखो मुस्कुरा के दें। हमारे घर में भी जब भी हम करते हैं लंगर या कोई इस तरह की चीज़ का तमाम करते हैं, हमेशा कहती हूँ कि चेहरे पे आप लोगों की मुस्कुराहट होनी चाहिए जब आप दे रहे हो। अगला बंदा लेते हुए ये ना फील कर रहा हो कि यार अगला तो हमारे सिर पे एहसान कर रहा है या इरिटेट हो रहा है। अच्छा काम भी करना है और बुरी शक्ल बना के करना है, बनता नहीं है। खैर किचन में आज ईद से रिलेटेड क्या रेसिपी बन रही है उससे मैं आपसे आके इन्फॉर्मेशन लूँगी इन शेफ अनम्स किचन। लेकिन और बाय द वे व्यूअर्स, एक आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं कि शेफ़ अनम अब मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको नज़र आएंगी ऑन एंड ऑफ। तो आप अनम और मेरा सोशल मीडिया अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म एंड टीवी एक्टर, फिल्म ड्रामा एक्टर को मेंशन करना चाहूँगी जो अब हमारे साथ नहीं है। हमीद वाइन साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। 10 मार्च 1930 को आप पैदा हुए। आपने आगाज़ अपने करियर का रेडियो पाकिस्तान से किया, इसके बाद स्टेज ड्रामे, थिएटर में बड़ा काम किया। फिल्म मेहताब से आपने डेब्यू किया अपना और आपको काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। हमीद वाइन साहब साथ साथ पीटीवी के भी काम करते रहे और बहुत से ड्रामे जैसे कि अनकही, धूप के नारे, एहसास, ऐसे फेमस ड्रामों में आपने काम किया। उसके अलावा बहुत सी फेमस फिल्मों में भी काम किया, मेरा क्या कसूर, माँ के आंसू, बदनाम, इंसानियत जैसी फिल्में। सो आज 4 जून और 1997 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। तो हमीद वाइन साहब को आज हम याद कर रहे हैं, उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद ईद पे आप क्या डिशेस तैयार कर सकते हैं, अगर तीनों दिन आपने डिफरेंट मेन्यूज़ बनाने हैं तो वो हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एप्रन पहन के बैठ गई हूँ और प्लीज़ आपको भी कहूँगी कि ईद का मौका, स्पेशली ईद के दिन इतने खूबसूरत से अपने कपड़े पहने हुए होते हैं और एप्रन नहीं पहनते। देखिए जब किचन में जाना है तो किचन के बिल्कुल काउंटर पे सामने अपनी एप्रन रखे, क्योंकि खूबसूरत खूबसूरत कपड़े होते हैं, सिल्क के, लोगों ने शिफॉन के, इवन कॉटन के अगर पहने हुए, एक दफ़ा तेल का निशान लग जाए या सालन का निशान लग जाए तो उस दिन तो आपके कपड़ों के मतलब बेड़ा गर्क हो ही गया ना। बिल्कुल। सो और जब सारा दिन वही कपड़े पहनने हैं और रिश्तेदारों को भी जाके मिलना है तो एप्रन का ज़रूर इस्तेमाल करें। और किचन में अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना है तो ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डिओड्रेंट प्रॉपर लगाएं। मैंने देखा है बड़ी दफ़ा ईद पे जब आप आपस में एक दूसरे को मिल रहे होते हैं तो वो पसीने के साथ स्मेल भी आ रही होती है, खाना खाने को दिल नहीं चाहता। सो थोड़ा सा ना अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं हो चुका है ना मेरे साथ एक दफ़ा। बिल्कुल, पता नहीं है जुगनापी ये वाले मतलब ना जिम में भी लोग डिओड्रेंट नहीं लगाते तो घरों में तो बहुत ही ज़रूरी है कि लगाएं। और स्पेशली ऐसे मौक़ों पे जब आपने इतने लोगों को मिलना है, जफियाँ और पसीनों की खुशबुएं या भबके जो भी आपने बुलाना है। उस दिन मुझे याद है किसी ने वायरल कर दिया था कि देखो ये लोगों को कह रही है कि उनको बॉडी ओडर देखें। मैं ये तो नहीं कह रही कि फ़लाँ बंदे को बॉडी ओडर है, मैं ये कह रही हूँ कि जिस्म से स्मेल नहीं आनी चाहिए। और अगर डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते और पसीने की स्मेल आ रही हो और ऊपर से आप उसके ऊपर कोई खुशबू लगा देते तो वो स्मेल और बुरी हो जाती है, अच्छी नहीं हो जाती, वो अजीब उसके अंदर कुछ मिक्स होकर गड़मस बन जाता है। तो ये भी ज़रूरी एक पॉइंट है। अच्छा अनम, मुझे ये बताओ जी कि आज अनम्स किचन में बन क्या रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी ये तो बड़ा टाइम वाली चीज़ है, तो मैं ज़रा अपना काम तो शुरू करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप इसको ऑन कर लें। एक तरफ जो है वो चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। हम 1 kg के हिसाब से चावल बना रहे हैं। पानी सिंपल मैंने बॉईल करने के लिए रखा था, उसमें मैंने नमक, थोड़ा सा पुदीना, धनिया, साबुत गरम मसाला और जो बे लीफ होता है वो डालकर चावल को
उबलने के लिए रख दिया है। इससे चावल के अंदर बहुत अच्छा सा जायका आता है। अच्छा जी, यखनी डाली हमने कोई? नहीं अभी नहीं, तो चावल बॉईल होकर पानी स्टेन हो जाएगा। अच्छा यखनी यहाँ पे पड़ी है, इस यखनी के अंदर ही हम अपना जो है पूरे का पूरा जो है वो बनाएंगे, मतलब ग्रेवी रेडी करेंगे। हाँ, एक तो ये हमने डाल दिया। अच्छा, हम इसमें क्या डाल रही है? प्याज हमने ब्राउन कर दी। प्याज हमने ब्राउन कर लिया है और अच्छी तरीके से हमने अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को जो है वो सौते कर लेना है। ठीक है जी, टक टक करती हूँ साइड पे ताकि वो निकल जाए। ठीक है जी, अब आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है अनटिल अनलेस जो है ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए। तब तक जो है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने, क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने जो है वो बीफ को पहले ही गला लिया हुआ है और उसकी स्टॉक जो है वो मैंने अलग से रख ली है। इसी स्टॉक के अंदर ही हम इंटायर अपनी जो बिरयानी का मसाला है वो बनाएंगे। और क्योंकि अगर आपके पास घर में टाइम है तो फिर आपको ये वाला स्टेप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली अपना बीफ जो है वो कुक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने ऑयल ले लेना है तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब, डिपेंड करता है कि आपके राइस कितने हैं। मैं 1 kg के हिसाब से जो है आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। उसके लिए बीफ हम ले रहे हैं 1 किलो, इसमें एक आध मैंने बोन भी डलवाई है ताकि उसका जो है फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। आप बेशक बाद में निकाल लीजिएगा अगर आप तंग होते हैं अव्वल तो। बिल्कुल। उसके अलावा इसमें चावल जाएंगे 1 कप के करीब, 1 किलो। अदरक लहसुन पेस्ट जाएगी 6 खाने के चम्मच, प्याज जाएगा 4 अदद, और इसके अंदर बिरयानी मसाला जाएगा 1 पैकेट, आलू बुखारा 2 खाने के चम्मच, इमली 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1.5 खाने का चम्मच, और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, जर्दा रंग हस्बे ज़रूरत, तेल जो है इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब जाएगा, दही इसके अंदर 1 कप जाएगी, गरम मसाला साबुत हस्बे ज़रूरत, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू, हरा धनिया के साथ हम इसकी जो है वो गार्निश करेंगे। अच्छा जी, अच्छा अब आप जितनी देर रेसिपी बता रही थी, ये देखिए मैंने गोश्त भी इसमें डाल लिया क्योंकि अदरक लहसुन थोड़ा सा हो गया था डन। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बीफ डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। अच्छा जी, क्योंकि अब ये बीफ जो है बेसिकली मैंने इसको स्टॉक में कुक किया हुआ और स्टॉक के अंदर मैंने ऐड किया था नमक, थोड़ी सी जिंजर और थोड़ा गार्लिक डालकर और साबुत गरम मसाला डाल के नमक डालकर आपने इसकी जो है अच्छी तरीके से इसको तकरीबन आपने 80% जो है वो गला लेना है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अगर आप घर में ये करेंगे तो आपने सिर्फ प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करके उसमें गोश्त डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करना है। लेकिन अगर आप मीट तैयार कर लेते हैं और यखनी 1 दिन पहले, हाँ जी, तो आपका कुकिंग टाइम आधा हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि सुबह सुबह जो एक हावड़ा मचा हुआ होता है, देखिए सुबह सबसे पहले सबने ईद नमाज पे जाना है, कुर्बानी करनी है, बहुत से मामलात हो रहे होंगे घर के अंदर, फर्स्ट डे हो सेकंड डे हो जो भी हो, जिस दिन आपने कुर्बानी करनी है उस दिन तो घर में खाना बनाने का वैसे ही एक इशू हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आलू गोश्त भी आपने तैयार करना है तो आपने आलू गोश्त की ग्रेवी तैयार कर ली, जो आपने चीज़ छोड़ देनी है उसके अंदर वो है आपने आलू नहीं डालने हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल एंड में आपने उसमें आलू डाल के उसको कुक कर दिया, क्योंकि मीट आपने इतना तैयार करके अगर फ्रिज में रख भी दिया तो आपके लिए ज़रा इजी हो। बिल्कुल, ये वाला वही वाली जो कनापी वाली बात होगी कि आपका जो है काम ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मेजन प्लेट भी क्या कहते हो? मेजन प्लेट। मेजन प्लेस आपका जो है ये सारा जो है ये जो चीज़ें अभी हमारे सामने जैसे पड़ी हुई है, इसका मतलब होता है कि ये मेजन प्लेस होके पड़ी है। जो चीज़ आपको चाहिए आपने अपने सामने से लेनी और उठानी है। अच्छा जी, अब मीनवाइल जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मसाला जाता है, इसके अंदर है नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, साबुत सूखा धनिया जो है क्रश हुआ हुआ वो है। अब आप इसको डालकर देखिए, पाकिस्तानी कुजीन एक ऐसी कुजीन है जिसमें भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जब आप बकरा ईद का गोश्त बनाते हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि जो भी चाहे वो मटन है, बीफ है या ऊँट का गोश्त है, आपने उसको पकाने से 2-3 घंटे पहले पानी के अंदर डिप कर देना है, ताकि जितना भी उसके अंदर एक्सेस जो कुछ भी है उसके अंदर खून है। एग्जैक्टली। और लोग अक्सर कहते हैं ना कि कुर्बानी के गोश्त की वो एक पर्टिकुलर टेस्ट और खमक आती है, तो उसको अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका, अव्वल तो देखिए जिस दिन कुर्बानी की है उसी दिन कलेजी के अलावा मेरा नहीं ख्याल के डिश को पकाना चाहिए, अनलेस आपने प्रॉपर, क्योंकि गोश्त को एक लटकाने का अमल भी होता है ताकि वो उसके अंदर से सारा खून निकल जाए सारा कुछ, तो वो वाली चीज़ें सारी पूरी कर लें। फिर खाना बना तो लेते हैं, आधे लोग खाते आधे नहीं खाते। बिल्कुल।
तो इस तरीके से आपने ये, अब इसकी हम 1 से 2 मिनट और भुनाई करेंगे, फिर आप इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालकर हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है वो यखनी ऐड करते जाएंगे बीफ की। अब ये प्रोसीजर सेम एज इट इज़ हम करेंगे मटन के साथ भी, और अगर आप ऊँट की बिरयानी बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके साथ भी आप सेम टाइम बड़ा लगता है। जी बिल्कुल। और ऊँट का गोश्त जो है कंपेरेटिवली नमकीन होता है, तो उसमें आपने नमक बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि आपने नमक को बैलेंस करके डालना है, क्योंकि उसका जो गोश्त है वो थोड़ा सा नमकीन साइड पर होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ले ली है तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब जो है दही, उसको मैंने और जो इसके है अंदर ऑफ कोर्स आप आलू भी डाल सकते हैं। आलू भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। बहुत से लोग बिरयानी में आलू भी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि क्योंकि बिरयानी आप वो बना रहे होते हैं तो साथ आलू गोश्त बना लिया, बिल्कुल कुछ और बना लिया। सो बस ये एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरह कल हम लोग मेन्यू बना रहे थे फैमिली, तो आलू के पराठे की भी बात हुई, तो साथ में क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ईद वाले दिन पता नहीं क्या उनको तो गोश्त कहता, तो हमने कहा कि उनके लिए भी ऑप्शन होने चाहिए। हमने कहा दही बड़े बना, अच्छा 2-4 चीजें जब की तो 3 आलू की डिशेस हो गई। तो मैंने कहा कि एक बात मैं पॉइंट आउट कर दूं कि हम आलू गोश्त भी बना रहे हैं, हम आलू के पराठे भी बना रहे हैं, और साथ में हम आलू की भुजिया भी बना रहे हैं। तो कोई एक आलू की चीज कम कर दें, क्योंकि देखें इतनी वेजिटेबल्स हैं। फिर हमने कहा कि मिक्स वेजिटेबल्स कर लेंगे जिसमें आलू नहीं होगा, या पालक पनीर कर लेंगे, ताकि एक वेरिएशन आ जाए। वेरिएशन आपके वैसे भी मैं आपके जो टेबल है उसके ऊपर वेरिएशन होनी चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले मैं और जुगन आप ही एक बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो इंटायर ही चिकन का मेन्यू रखते हैं, चिकन का ये हो गया, चिकन का वो हो गया, तो इस तरीके से हाँ जी डालते हैं। तो इस तरह से जो है ख़ासतौर पर बकरा ईद के ऊपर आपको वेजिटेबल, अच्छा जो लोग, मुझे नहीं समझ आता कि पता नहीं क्यों जब बकरा ईद आती है ख़ासतौर पे तो वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। आप अपने खाने को, बड़े लोग हैं जो हैं ही वेजिटेरियन व्यूअर्स, अब जो वेजिटेरियन है वो बेचारा कहाँ पे जाए। हाँ जी एग्जैक्टली तो आप अपने खाने को जो है वो कहते हैं ना कि मिक्स एंड मैच करके, कभी सब्जी में बना लिया, कभी दाल में बना लिया, कभी खाली दाल बना ली, कभी खाली सब्जी बना ली, कभी खाली जो है वो गोश्त बना लिया आपने। इस तरह से ये नहीं है कि अब आपके घर में गोश्त पड़ा हुआ है तो अब रोज़ाना बेसिस पे आप गोश्त ही खा रहे हो। तो ये जो है एक आपने करना। अब इसको 1 से 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। इसमें तकरीबन हमने 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर डाले। अच्छा अब यहाँ पे जी छिलका उतार के, ये मैं अपनी पाकिस्तानी खाने में ज़रूर ये चीज़ करती हूँ कि छिलका उतार के जो है वो फिर अलग से जो है आपकी सालन में नज़र भी नहीं आते। अच्छा जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर आलू बुखारा और इमली डाल देंगे। ये डालकर आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो आपने इसको भूनना है। भूनने के बाद हम थोड़ी थोड़ी जो है ये बीफ की स्टॉक इसके अंदर डालते जाएंगे और तब तक डालते रहेंगे जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। अच्छा यहाँ पर मैं जो है टमाटर की पेस्ट रेकमेंड नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि टमाटर की पेस्ट के साथ जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल भी सही एक लुक जो हमें चाहिए होता है वो नहीं बनकर आता। तो इसलिए आपने टमाटर इसी तरह विदाउट स्किन जो है आप यूज़ करें। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें स्टॉक डालते जाएं, आपके टमाटर जो हैं कम्प्लीटली जो है वो गल जाएंगे। जब आपके टमाटर गल जाएं तब आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब दही, और दही डालकर आपने इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालना है और वो डालकर आपने अपनी जो है गोश्त को फाइनल भुनाई करके आपने उसको रख देना है। उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे कि इसी गोश्त के अंदर ही हम येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे और उसके ऊपर चावलों के ऊपर डाल देंगे। इसमें लेयरिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं, जब आप उसको मिक्स करेंगे तो अपने आप येलो और वाइट राइस जो है वो अलग अलग आपको मिल जाएंगे। और इसकी जब लेयरिंग होगी तो उसके अंदर जब आप ग्रेवी डालेंगे तो उसी के ऊपर ही आप पुदीना डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और ऊपर से थोड़े से राइस डाल देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो पुदीना और हरा धनिया होता है उसका कलर नहीं ख़राब होता। तो आप बेशक आप स्टॉक डाल लें थोड़ी सी। एक सेकंड पहले मैं ये डाल दूँ अंदर इमली और वो, ताकि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना तो वो एकदम से वो कहते हैं ना मैस नहीं मचता। बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रान का गोश्त है बीफ का, मैंने बोनलेस इसके अंदर यूज़ किया। बेसिकली हम इसके अंदर जो है व्हील यूज़ कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो है बीफ नहीं यूज़ कर रहे। अच्छा व्हील का जो गोश्त होता है वो बड़ा ही ज़रा टेंडर और थोड़ा सा ज़रा जो कि ना भी आप ये देख लें कि थोड़ा जो जानवर होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है तो उसके गोश्त के अंदर ज़रा ज़्यादा लज्जत होती है, सॉफ्टनेस होती है। और बीफ ज़रा थोड़ा हार्डर साइड पे चला जाता है। तो वो अब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप उसको किस तरह से बना रहे हैं। और लास्टली फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे और 20 से 25 मिनट का इसको दम लगाएंगे, थोड़ा वजन रख के किसी चीज़ का ऊपर। और उसके बाद अब इसमें हमने कब डालनी है? बस अब ये टमाटर जब तक हमारे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अगर दही डल जाती ना जुगन आपी तो फिर टमाटर नहीं गलते। तो ये आपने जो है छोटी सी एक चीज़ जो है
तो ये आपने देखनी है। इसी तरह जैसे जुगना पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही, क्योंकि 80% जो है हमारा बीफ गला हुआ है, बाकी जो है जो थोड़ा सा वो गल जाएगा जब दम के टाइम में, या भी जब पानी इसमें डलेगा, दही का भी पानी निकलेगा, टमाटरों का भी पानी होगा, तो उसके अंदर जो है वो जो 20% रह गया वो गल जाएगा। कसर जिसको जी कसर कहते हैं, बिल्कुल सही आपने लफ्ज़ चूज़ किया। तो ये जो है हमारी, साथ में हम इसके सर्व करेंगे रायता और सैलड के साथ, आप इसको एंजॉय करें। बिरयानी मेरा ख्याल है कि जुगनापी अपने आप में एक कंप्लीट मील होता है, मेरा नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, इसके जिस साथ तरह किसी ईद चीज़ का की भी- दिन है, हाँ अब जी। आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या करे, कुर्बानी वगैरह ये वो 70 काम है। मर्द तो कुर्बानी करा देते हैं, फिर उसके अलावा पैकेट्स और सारी चीज़ें तो लेडीज़ कर रही होती है अंदर। Exactly, तो हर चीज़ बंदे की अपनी अपनी एक तरह से ड्यूटी सेपरेट हुई होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि उस दिन कोई एक ऐसी डिश, पुलाव बना लिया, बिरयानी बना ली, और चांपे बना ली, चांपों का बड़ा अच्छा है। आई नो बट बात है ना कि वन डिश की हाँ, अगर बात dish करें, की, और जो one खुला dish की, खुला ज़्यादा जो quantity खुला में बन ज़्यादा सकती। क्वांटिटी में मर जाए, तो मेरे ख्याल से बिरयानी फर्स्ट डे। और बड़े लोग ऐसे करते हैं कि वो फर्स्ट डे जो है ना बिरयानी बना के फ्री हो जाते हैं। सो ये हमारा, इसमें और डालूं अभी यखनी के वेट करूं? डालने बेशक थोड़ी सी आप, ताकि इसको फिर कवर करके रख देंगे, ताकि टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम ये सारी डाल दूं फिर? सारा ना डालें, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस हाँ, बहुत है इतना बहुत है। हाँ क्योंकि अगर हमारे पास सेव भी हो जाता है ना व्यूअर्स, तो ये हमारा जब हम चावल बनाने के लिए, हाँ उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जुगना भी एक और फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे पास ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी जो है वो स्टॉक बच गई है, तो आप उसको जो है बेशक अपने फ्रीज़र में सिक्योर कर ले। जिस दिन आप मटन या बीफ का पुलाव बनाने का आपका दिल कर रहा हो, वही आपने स्टॉक निकाली, अपने गोश्त के अंदर डाली, और मैं कहती हूँ कि इतना लजीज आपका पुलाव बनेगा जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम खाना बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे खाना खाने की भी बात करनी है। दांतों के बहुत से मसाइल जो हैं वो आजकल यंग लोग और एडल्ट्स भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों लोगों ने अपने दांतों का ख्याल रखना छोड़ दिया, या दांत कमज़ोर हो गए हैं विद टाइम। और फिर बड़े मिथ्स भी हैं कि जी हम एक इंजेक्शन लगाएंगे तो आपका एक नया दांत उगाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो ये जो मिथ्स हैं और जो गलत रूमर्स फैले हुए हैं दांतों से रिलेटेड, उससे भी हम बात करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो जाके ऐसी ऐसी डेंटल ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं जिसके बाद उनके परमानेंट दांत बर्बाद हो जाते हैं। सो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर इमरान ज़िया ने, जो डेंटल सर्जन हैं और उसके साथ साथ स्पेशलिस्ट हैं इन डेंटल इम्प्लांट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद की आमद है तो मैंने ईद से रिलेटेड भी गाइडेंस लेनी है। लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ईद के बाद हर किस्म का डॉक्टर, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ वाला डॉक्टर अपना ज़्यादा परेशान, दिल के डॉक्टर्स तैयार बैठे होते हैं ईद के तीसरे दिन ही कि लो जी अब पेशेंट्स का अंबार जो है वो आना शुरू हो जाएगा। डेंटिस्ट के पास इतना रश हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो हम कर रहे होते हैं इन दिनों में जिससे प्रॉब्लम्स बनते हैं। लेकिन वो मैं सेकंड पार्ट मतलब आगे आपसे बात करना चाहती हूँ। पहले जो कुछ बातें आजकल वायरल हुई हुई हैं, मैं उनसे रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हूँ। उस दिन मैं ऑनलाइन देख रही थी यूट्यूब पे, एक बंदा जो है वो बता रहा था दांत कैसे ब्रश करने चाहिए। डॉक्टर साहब वो रगड़ रगड़ के अपने दांतों को, और कह के जी लोग तो नरम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मीडियम टू हार्ड ब्रश होना चाहिए, और जो सख्त वाला ब्रश है उसको अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के दांत साफ करें ताकि आपके दांत, देखिए मेरे दांत चमक गए। अब रेगमार से दांत साफ करने का क्या कोई सेंस बनता है? अब वीडियो बनी हुई है, उसके व्यूज़ भी बहुत से थे, और मैं हैरान थी कि गलत, शायद ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से तो गलत ही होगी क्योंकि आप इसके ऑपोजिट बात करते हैं एज ए डेंटिस्ट। अच्छा, और जो बंदा वीडियो बना रहा है वो ब्लॉगर था, वो गोरा ब्लॉगर था, वो कोई डॉक्टर नहीं था, और लोग देख भी रहे हैं, उससे सवाल भी कर रहे हैं, वो डेंटल मशवरे भी दे रहा है साथ साथ। तो कुछ इसके बारे में बताएंगे? असल में ग्लैमरस लाइफ का ये नुकसान है कि उसमें जो बंदा आपके सामने आ रहा है, जो पॉपुलर है, वो जो करेगा उसको लोग सही समझते हैं। आप फिल्मों और ड्रामा में भी देखें कि लोग फटाफट जो ब्रश करना ऐसे कर रहे होते हैं। ब्रश का ज़्यादा सख्ती से करना शायद ज़्यादा ख़तरनाक है ब्रश ना करने से। ब्रश ना करने से भी दांतों की सफाई नहीं होती, लेकिन जो ब्रश आप ज़ोर ज़ोर से करते हैं और हार्ड ब्रश के साथ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक मैकेनिकल फ्रिक्शन पैदा होती है। आप अपने हाथ को ही, आप जब उंगली को हथेली पे रगड़ें तो आपको हीट फील होती है, तो सिलिकॉन ब्रिस्टल जब लंबाई के मुखालिफ रुख में रगड़ेंगे तो वो दांत आपके एनामल उड़ जाएगा। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनके दांत इतने नीट और चमकदार होते हैं, लेकिन उनको ठंडा गर्म लग रहा होता है। जब मैं देखता हूँ तो उनके दांतों पे यही जो आपने बताया ब्रशिंग कट पड़े होते हैं।
ज़ोर ज़ोर से करने से दांत का एनामल कट जाता है, नीचे डेंटिन आती है, वो सेंसिटिव होती है। दांत को ब्रश करने का एक सिंपल सा तरीका है कि लंबाई के रुख करें और दायरों की शक्ल में करें, बस 1.5 से 2 मिनट काफ़ी हैं। अक्सर लोग होता है सुबह उठते हैं, वो जाते हैं वॉशरूम में, उनकी उबकाइयों की आवाज़ें आ रही होती हैं, क्या एक तो ज़ोर से करते हैं, फिर वो डीप गले तक लेके जाते हैं। उनका ख्याल है कि जितना ज़ोर लगेगा दांत साफ़ होंगे। दांत ज़ोर लगाने से साफ़ नहीं होते, दांत सही टेक्निक से, सही टाइम पे, सही सिलेक्शन से साफ़ होते हैं। आपको ब्रश कौन सा चाहिए, नरम चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए, ये डेंटिस्ट डिसाइड कर सकता, आप नहीं कर सकते। जैसे आप अपने बाल खुद नहीं काट सकते, सब अपने दांत खुद साफ़ नहीं कर सकते बगैर गाइडेंस के, तो डॉक्टर के पास जाके उसे पूछें कि मुझे कैसा ब्रश चाहिए। अच्छा, एक और बात कि चीनी जो है वो वाहिद कॉज है कैविटीज़ की, दांतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, ये भी एक बात है जो बड़ी आम है आजकल के चीनी खानी छोड़ दे तो आपके दांत भी ठीक हो जाएंगे, आपको दांतों के मसाइल नहीं होंगे। क्या ये वाहिद कॉज है? नो, इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़। बाकी कॉजेज़ में है कैविटी जिसमें खाना इम्पैक्ट रहता है, वो खाना फंसा रहता है, वो लोग कहते हैं कि चीनी से आपकी कैविटी बनती है। मैंने बताया कि वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चीनी से बने। चीनी अगर आपने खा लिया, मीठा कुछ खा लिया, चीनी खा लिया और दांतों में रिटेन रहेगी तो वो बड़ा गुड मीडियम बन जाता है ओरल बैक्टीरिया के लिए। जो हमारे थूक में बैक्टीरिया होते हैं बड़ी जल्दी चीनी वाले मीडियम में मल्टीप्लाई करके दांतों में कैविटी बना देते हैं, लेकिन सिर्फ चीनी ही इसका वाहिद ज़रिया नहीं है कैविटी का। अच्छा, एक और सवाल कि दांत अगर आपके सफ़ेद हैं तो आपके दांत बड़े मजबूत होंगे, ये भी एक सोच है कि अगर आपके दांत चमक रहे हैं ना और सफ़ेद हैं और बिल्कुल नॉर्मल लग नॉर्मल रहे हैं तो इसका मतलब है आपको दांतों के कोई मसाइल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांतों का सफ़ेद होना सेहत की अलामत हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा सफ़ेद होना इस बात की अलामत है कि कैल्शियम का कोई बैलेंस ऊपर नीचे है। अच्छा। या पानी में जो पानी आप पी रहे हैं, कम गहराई वाला पानी जिसमें फ्लोराइड कम ज़्यादा, उसमें भी दांत कई दफ़ा ब्राउन होते हैं, एक्स्ट्रा वाइट हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा वाइट होना हमेशा सेहत की अलामत नहीं होता, वो ज़्यादा ब्रिटल होने के चांसेस भी होते हैं, वो जल्दी टूटने के चांसेस हैं ऐसे दांतों के। अच्छा, उसी के साथ साथ एक और भी बात है कि दांतों का अगर आपने पीलापन कम कर लें तो उससे दांत आपके कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके दांत ज़रा येलो की तरफ है तो अगर आप स्केलिंग कराएंगे तो उससे आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, या आप अगर वाइटनिंग की तरफ जाएंगे उनका रंग सफ़ेद करने के लिए तो उससे भी दांत कमज़ोर हो जाएंगे। क्या ये सच है कि झूठ? मैं 180 पे जाऊँगा। स्केलिंग ना करवाने से दांत ख़राब होते हैं। अगर आप स्केलिंग नहीं करवाते, उनके ऊपर जो स्टेन्स हैं वो नहीं साफ़ करवाते, जो प्लाक या टार्टर जमा हुआ है जो कि अल्टीमेटली दांतों की डीकम्पोजिशन का बायस बनता है, वो आप साफ़ नहीं करवाते तो आपके दांत ख़राब होते हैं। बाकी रहा पीले दांतों को वाइट करने का मामला, तो एक ब्लीचिंग जेल होता है, उसमें जल से क्या होगा, मैक्सिमम कुछ दिनों के लिए सेंसिटिविटी आती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो पीले दांतों को सफ़ेद करने से दांत ना कमज़ोर होते हैं ना मजबूत होते हैं। अच्छा, मसूड़े यानी गम्स का मर्ज सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है कि ये जो जिंजिवाइटिस या दांतों के जो गम्स से रिलेटेड, एक तो दांत है ना उसके ऊपर हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों की जो बीमारियां होती हैं वो सिर्फ बूढ़े लोगों को होती हैं? बिल्कुल भी नहीं है। जब दूध के दांत आते हैं तो 2.5-3 साल के बच्चे मसूड़ों की बीमारियों के साथ आते हैं, जिनके मसूड़े सूजे होते हैं। ब्रश सफाई ना करने से, या मीठा खाते रहने से, या दांतों की प्रॉपर टाइम पे सफाई ना करने से। तो ये गलत है कि बुज़ुर्गों में होता है, बुज़ुर्गों में रेट ज़्यादा होगा, लेकिन ये बात नहीं है कि छोटी उम्र के बच्चों को मसूड़ों के अमराज नहीं होते। 90% लोग डेंटिस्ट पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो कहते हैं यार बड़ी तकलीफ़ होनी है, बड़ी तकलीफ़ होनी है, बड़ी क्या हर बार डेंटिस्ट पे जाएंगे तो तकलीफ़ ही होगी? डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आता है। अगर तो इस तकलीफ़ के डर से नहीं आता और बहुत सी उसके दांतों की बीमारियां वन ट्रीटेड रह जाती हैं, फिर तो जाहिर है जब डॉक्टर के पास आएगा हम इंजेक्शन वगैरह देते हैं सुन करने का, ऑल्दो कि हम पहले जेल लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है। इसका हल अगर कोई मसला है, अगर आप व्यूअर सिर्फ फॉलो, एक तो ये भी तो एक मिथ है ना कि डेंटिस्ट के पास सिर्फ तब जाना है जब आपको कोई मसला हो। बिल्कुल, ये गलत बात है। हम लोग क्यों सारा साल, मैं जब से 14-15 साल से इन प्रोग्राम में आके कहता हूँ कि साल में 2 दफ़ा दिखा दें, ताकि अगर कोई मसला है तो शुरू में पकड़ा जाए, नहीं है तो खुशी खुशी वापस आ जाए। ये वही बात है, लोग टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं लो पैसे जाएंगे, निकला कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ निकले तो बेहतर था। बिल्कुल सही। अच्छा, एक मैं जो बात सुनने में आ रही है, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि एक टीका है अगर आप वो दांत में लगा लें तो आपका, इवन अगर आपके परमानेंट दांत भी गिर चुका है तो नया दांत आ जाता है। ये क्या कहानी है? ये कहानी ये बड़ी वायरल हुई हुई है आजकल, बहुत वायरल हुई है, मेरे बड़े प्रोग्राम्स हुए मेरे से इस टॉपिक पे। ये बेसिकली इंसान की ख्वाहिश है कि उसकी जितनी ज़िंदगी गुजरे वो अच्छे तरीके से गुजरे, उसको कोई बीमारी ना हो, अगर बीमारी हो तो उसका बहुत क्विक और बड़ा अच्छा इलाज हो जाए। ये एक ख्वाहिश थी साइंटिस्ट की, जो कि इस पर रिसर्च चल रही है। होता क्या है कि इंसान में 2 तरह के दांतों के सेट हैं। 6 माह की उम्र से दांत दूध के आना शुरू होते हैं और 6 साल की उम्र तक पूरे होते हैं।
जब वो गिरते हैं तो फिर परमानेंट दांत आते हैं। इसके पीछे अब हमारे जिस्म की केमिकल थ्योरी क्या है? एक बीएमपी होती है, एक प्रोटीन है, बोन की एक प्रोटीन है जो कि दांतों को और हड्डियों को बढ़ोतरी में, उनकी ग्रोथ में काम करती है। जब दूध के दांत बनने होते हैं तब बीएमपी प्रोटीन वो एक्टिव होती है, दूध के दांत आ जाते हैं। जब वो गिरते हैं अपने टाइम पे तो फिर परमानेंट दांतों के लिए बीएमपी फिर एक अपना रोल अदा करती है और दांत परमानेंट आ जाते हैं। उसके बाद USAG1 नाम की एक प्रोटीन है जो कि बीएमपी को रोक देती है, सप्रेस करती है, ताकि परमानेंट दांत जब गिरते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं आते। जब से इंसान का वजूद इस कायनात में हुआ, परमानेंट दांत निकलने के बाद या निकलवाने के बाद दोबारा नहीं आते। तो अब ये सोचा गया कि क्यों ना उस USAG1 जो कि बीएमपी को दबाती है उसको कम कर दिया जाए ताकि बीएमपी फिर काम करे और एक दफ़ा पके दांत गिरें दोबारा उग जाएं वो। इसके लिए ये रिसर्च हो रही है, बड़े सालों से हो रही है। अभी तक इसका माउस या चूहों पे इसका काम हो रहा है, इंसानों पे भी नहीं। इंसानों पे आने में भी 5-10 साल अभी लगेंगे। क्योंकि बात ये ना कि व्यूअर्स ऑब्वियसली सोचने की बात है, अगर आपका परमानेंट दांत गिर जाते हैं, नहीं एहतियात की, जो भी हुआ, अब उसकी जगह आपको इम्प्लांट करना है और आप तो डेंटल इम्प्लांट्स के एक्सपर्ट हैं, तो वो एक महंगा नुस्खा भी होता है और तकलीफ भी होता है। किसी हद तक, ज़्यादा नहीं, किसी हद इन द तक। सेंस दैट पहले आपने उसको डालना है, फिर उसके ऊपर आपने इम्प्लांट लगाना है, तो और ख़र्चा भी बहुत होता है। तो अगर कोई ऐसा अल्टरनेटिव आ जाए कि अपना ही एक दांत उग जाए तो ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बातें मंजर-आम पे तब लानी चाहिए जब हो जाए ना, FDA अप्रूव हो जाए। इंसान शॉर्टकट का दिया है। अब लोग अगर ये सोच के जी हम टीका लगा के दांत उगा लेंगे तो वो दांतों की केयर करना छोड़ दें, क्यों नहीं, निकल जाएगा, नया लगा लेंगे। मैं इसके बारे में सोच रहा था कॉम्प्लिकेशन, अगर ये बात कामयाब हो जाती है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब अपने क्लिनिक पे आपने जैसे इम्प्लांट का जिक्र किया, हम वो लगाते हैं या कोई कैप भी चढ़ाते हैं तो उसके जिस जबड़े में हम लगाते हैं उसके ऑपोजिट जबड़े से सेटिंग करने में ये बड़ा जान जोखों का काम है। हमारे जो डेंटल टेक्नीशियंस होते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं, हम भी बड़ी मेहनत से करते हैं। अब क्या है कि जब दूध के दांत गिरते हैं ना तो वो एक स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं परमानेंट दांत के लिए। एक दूध का दांत गिरता है, उसके दांत नया आ जाता है, तो दांतों की एडजस्टमेंट आपस में बड़ी अच्छी हो जाती है। अगर इस टीके से दांत उग आएंगे तो एक दांत के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती, तो वो सारे मुंह में वो दांत कैसे एडजस्ट होंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर ये बात कामयाब होगी, रिसर्च चल रही है, 5-10 साल में अगर ये एक्टिव हो जाता काम, तो उसकी अगले अपने अपोजिट मसूड़ों के साथ एडजस्टमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगेन। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, ईद के बाद इतना रश क्यों होता है डेंटिस्ट के बाद, बकरा ईद के बाद स्पेशली, क्यों? 2 वजह हैं। एक तो बेतदाली, यानी कि एक बड़ा आपने सुना होगा मकूला कि हर काम में म्याना रवि पसंद करनी चाहिए। म्याना रवि जब हम इकट्ठे होते हैं इस खुशी के मौके और बेताशा डिशेस बनी होती हैं, उसमें क्या होता है कि इंसान फिर वो दिल करता है ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि हाफ डन लोग पसंद करते हैं, यानी कि पूरे कुक्ड नहीं होते। उसमें दांतों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चबाने के लिए। अगर वो नहीं चबाते तो फिर वो पेट में वैसे ले जाते हैं। अगर चबाते हैं तो दांतों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो जो दांत ज़रा से कमज़ोर हैं वो चिप ऑफ होकर टूट जाते हैं, कैविटी बन जाती है या उनके अंदर क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स बढ़ के दांत को तोड़ देते हैं। या क्या होता है, खाना फंसना शुरू होता है, गोश्त के फाइबर्स, वो बावजूद कोशिश के उनसे फ्लॉसिंग के या नहीं निकल पाता, तो वो 3 दिनों में वो डीकम्पोज होके वो फिर मुंह में बदबू भी आती है, मसूड़े भी सूज जाते हैं, दांतों के अमराज भी होते हैं। एक और जो बड़ी अहम बात, नॉन प्रोफेशनल जो बुचर्स होते हैं, जो कसाई होते हैं, वो जब गोश्त बना रहे होते हैं तो वो हड्डियों का भी चूरा उसमें आ जाता है और खाते खाते एकदम से कटक की आवाज़ आती है और वो पता चलता है कि छोटी सी कोई बोन चिप है जिसने दांत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगा प्रोग्राम के थ्रू व्यूअर्स को कि जब भी जो इन दिनों में खाने खाएँ वो अच्छी तरह से पके हुए हों, पोर्शन में खाएँ, बेतहाशा ना खाएँ। और दूसरी बात, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि कार्बोनेटेड और एसिडिक होते हैं। तो गोश्त वोश्त की जो प्रोटीन के साथ मिलके उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ना सिर्फ आपके दांत और मसूड़े गलाता है, वो पेट में भी जाके काम ख़राब करता है। और पिछले दिन हमारे गिरोलॉजिस्ट से बड़े सीनियर वो बता रहे थे कि इन दिनों में फिज़ी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल रीनल फेलियर, गुर्दों की भी बीमारी का बायस बन सकता है। वही तो बात है ना। देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग ना एक हौका चढ़ जाता है लोगों को खाने का और हम ये नहीं रियलाइज़ करते, जैसे मैं अभी शुरू में भी बात करी थी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ज़िंदगी का आखिरी खाना तो नहीं, और अगर है तो हम ये जान नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरह से जब हम ओवरली खाते हैं तो अपने आप को नुकसान देते हैं। बिल्कुल। जिसको डायबिटीज़ है वो प्रॉब्लम में आएगा, जिसको हाई ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन है वो प्रॉब्लम में आएगा, जिसको गुर्दों की प्रॉब्लम है उसका यूरिक एसिड और मतलब जिगर के अमराज होने शुरू हो जाते हैं।
उसी के साथ साथ पैरेलल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बड़े लोग राइट टाइम पे आके अपना डेंटिस्ट पे इलाज नहीं कराते। अब जैसे कि मेरी एक कज़न है, मुझे परसों कह रही थी यार मेरे दांत की ना एक कैविटी जो है ना वो बहुत मुझे तंग कर रही है, मैं ना सोच रही हूँ ईद के बाद जाऊँगी। मैंने कहा बीबी पहले जा, ईद के दिनों में तुमने इतना खाना पीना होगा। तो राइट टाइम पे इलाज करना कितना ज़रूरी होता है दांतों का। बिल्कुल, हर चीज़ एस्टिशन टाइम। इतना उसका मुंह सूचा हुआ है, बिल्कुल इतना राइट साइड से उसका मुंह सूजा हुआ, कहती है मैं ईद के बाद जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। वो स्वेलिंग उतरने में 3 दिन ईद गुजर जानी है उनकी, और अगर वो सुन रही हैं बात तो ये एस्टिशन टाइम सेव्स 9। बिफोर टाइम आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, ईद से कुछ दिन पहले। कुछ टिप्स हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, कुछ आपको डॉक्टर बता देगा, कुछ करने वाला काम होगा तो वो कर देगा, आपका गैप है वो फिल कर देगा, कैविटी फिल कर देगा, ताकि आपके ईद के दिनों में, चूँकि क्लिनिक्स तो बंद होंगे, आपको ऑनलाइन ही कंसल्टेशन मिल सकती है अगर मिल सकी, वो कैविटी वगैरह फिल हो जाता है कि खाना वहाँ फंसे ही ना और ये कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना ही ना पड़े। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब अगर हम आज की अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा हमें एहतियात के कुछ पॉइंटर्स व्यूअर्स को दे दें। जैसे कि देखिए ना, एक और चीज़ भी है कि गरम गरम खाना लोग अपने मुंह में डाल देते हैं। जैसे बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो वो गरम गरम गोश्त है वो उसी से उतार के फ़ौरन ही मुंह में डाल लेते हैं। बिल्कुल, ये जो गरम गरम खाना है या बहुत ठंडा पीना, ये दांतों को थर्मल ट्रॉमा पहुंचाता है। दांतों को जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। बहुत गर्म खाना आपके वैसे भी मुंह की जो अंदर की स्किन है उसके लिए भी ये ख़तरनाक है। मुंह में छाले बन सकते हैं या स्किन पील ऑफ हो सकती है, उससे आपको मुंह में जलन हो सकती है। तो मैं आपको यही समराइज़ करूँगा कि पोर्शंस में खाएं, एतदाल से खाएं, अच्छा पका हुआ खाएं, दांतों के ऊपर ज़्यादा जोर ना लगाएं, क्योंकि खाना अगर आप हाफ डन होगा तो ना सिर्फ दांत बल्कि जो जोड़ है जो निचले जबड़े का ऊपर सर के साथ, ये टीएम जॉइंट जिसको कहते हैं, ये भी थक जाता है, इसके मसल फिटिक हो जाते हैं। और ईद के बाद हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारा मुँह नहीं खुल रहा या हमारा मुँह बंद नहीं हो रहा, हमारे मुँह खोलने और बंद करने में तकलीफ़ है। क्या कि ईद के दिनों में जबड़ों पे और दांतों पे एक्स्ट्रा लोड डालने के बाद ये रिजल्ट सामने आते हैं कि दांत भी ख़राब होते हैं और टीएम जॉइंट भी ख़राब होता है, मुँह के मसल भी फटीक कर जाते हैं। तो एतदाल में खाएं, नरमी से खाएं, अपने दांत समझ के खाएं, हर खाने के बाद दांत साफ़ करें, बहुत मीठे से परहेज़ करें। दांत कब ब्रश करने चाहिए ये भी एक दफ़ा फिर से क्लियर कर दें। आज भी लोग गलत टाइम पे दांत ब्रश करते हैं, तो वो वाली बात भी प्लीज़ क्लियर करें। मैं यूजुअली तो कहता हूँ कि साल के दिनों में आप रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद करें। अब नाश्ते के बाद वाला कोई नहीं करता, हर बंदा सोने से पहले दांत ब्रश करके सो तो जाता है। अच्छा, या दांत ब्रश करती है बेड में लेट गए, हाय बड़ा दिल चाह रहा है थोड़ा कुछ सूप पी लेते, अच्छा कुछ चाय ले, अच्छा थोड़ा आम खा लेते हैं क्योंकि आम आजकल सीज़न में, तो हर बंदा दांत ब्रश करके बेड में लेट के आम खा रहा है दांत ब्रश करने के बाद। अच्छा, और फिर सुबह उठ के दांत ब्रश करके फिर नाश्ते करते हैं और उसी तरह फिर काम पे नाश्ते के बाद करना चाहिए। और अब ईद के दिनों में आप हर खाने के बाद ब्रश करें, वरना एटलीस्ट कम से कम एक प्रेशर वाली कुल्ली तो कर लें, ताकि जो लेफ़्ट ओवर जितने साफ़ हो सकते हों रात को करके लाजमी सोएं। जैसे कि ईशा की नमाज फ़र्ज़ है, ब्रश भी फ़र्ज़ कर लें। बिल्कुल सही। फाइनली व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द व्यूअर्स? सॉरी, फाइनली आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? कोई ईद विशेष कोई वो भी कर ले फनकारी साथ? बिल्कुल। फाइनली ये कहूँगा कि फितरत की तरफ लौट आएँ, फितरत की तरफ लौट आएँ और ऑर्गेनिक्स पे आएँ, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पे ना आएँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनना ही रहने दें और ज़िंदगी की नेमतों को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है, और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, दैट हम एहतियात करेंगे तो तब ही हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब हम बच्चे नहीं हैं कि अम्मा अब्बा हमारे पीछे पीछे भागेंगे दांत ब्रश कर लो, दांत ब्रश कर लो, दांत ब्रश कर लो, बेटा कुल्ली कर लो, बेटा कुल्ली कर लो, बेटा हाथ धो लो। हमने अपनी मॉनिटरिंग खुद ही करनी है। और यहाँ पे एक और पॉइंट रेज़ करूँगी, मेरी अम्मी बहुत पर्टिकुलर थी कि रात को दांत ब्रश करके हाथ पाँव धो के मुँह धो के अच्छे से नीट क्लीन होकर सोना है। सो मैंने भी यही चीज़ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की और अपने बच्चों के भी। तो पेरेंट्स जब अच्छी आदत अपने बच्चों में डालेंगे, खुद एक पॉजिटिव तरीके से आगे चलेंगे, तो फिर आगे जाके भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल कम होंगे और आप भी सही चीज़ें उनको गाइड करेंगे। सो जो हम सीखते हैं वही हम आगे करते हैं। हाइजीन हर किस्म की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और डेंटल हाइजीन तो इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पहला एक्सेस है जिसके थ्रू आप अपने अंदर खाना लेके जाते हैं। सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन की। Welcome back from the break, viewers.
आपको पता है कि हम मॉर्निंग एट होम में कोशिश करते हैं कि हमेशा उन लोगों को मंजर आम पे लेके आएँ जो हमारे मुल्क को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, ना सिर्फ अपने काम के थ्रू मुल्क का नाम रोशन करते हैं बट उन लोगों को ग्रूम भी करते हैं जिन्होंने आगे जाके हमारे मुल्क को कंट्रीब्यूट करना है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की 67-66% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, 30 साल से कम उम्र की है, जिसमें ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें तो तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो उन लोगों को गाइड करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि वाइस चांसलर्स होते हैं या जो हेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस होते हैं, वही इन यंग लोगों को ग्रूम करते हैं और उनके लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। तो आज ऐसे ही एक बहुत ब्रिलियंट रोल मॉडल हमारे साथ हैं। वैसे तो इनकी अकम्पलिशमेंट्स और अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने आज इन्हें इनवाइट किया है एज द वाइस चांसलर ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी GCU लाहौर। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। एक तो डॉक्टर वो होता है जो MBBS होता है, एक डॉक्टर वो होता है जो पढ़ लिख के इतनी पढ़ाई कर लेता है कि और ऑप्शन ही रहता है, उनको डॉक्टर बुलाना पड़ जाता है। तो आप तो उस कैटेगरी में, राइट डॉक्टर साहब? ऐसे ही है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग सिर्फ उन्हीं को डॉक्टर समझते हैं जो दूसरे डॉक्टर होते हैं। कभी किसी ने आपसे वैसे आके पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे गोडे पीड़ हो रही है? हाँ, कई दफ़ा, कभी 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है ना कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आप हमें दवाई लिख के दें, फिर उनको बताना पड़ता है कि मैं वो वाला डॉक्टर नहीं। आप मल्टीवाइटामिन लिख दिया करें ना, काम तो पूरा हो जाता है। हाँ, ये पॉसिबल है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा चलो डॉक्टर साहब, फजूल बातें तो अपनी जगह हो गई, अब ज़रा सीरियस बातों की तरफ मैं आना चाहूँगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी अपनी जर्नी। देखिए, जो बंदा किसी के लिए रोल मॉडल बनता है, रोल मॉडल बनने तक एक सफ़र होता है, एक जर्नी होती है। सो बीइंग सच अ माशाल्लाह हाई अचीवर एंड ऊपर से एट अ वेरी यंग एज, मुझे ये बताइए कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू होता है? कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, तालीम की तरफ रुझान और फिर तालीम पढ़ाने की तरफ रुझान, ये कैसे हुआ? मेरा तलक बेसिकली मुल्तान से है। मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो मुल्तान से। मेरा मैट्रिकुलेशन जो है वो लासाल एक स्कूल है, वेरी फेमस वन इन मुल्तान, वहाँ से। उसके बाद इंटरमीडिएट किया वहीं से गवर्नमेंट कॉलेज जो मुल्तान, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बोस्टन रोड कहलाता था, आजकल वो एमरसन यूनिवर्सिटी है। देन आफ्टर माय इंटरमीडिएट आई मूव टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ठीक है। यहाँ से बैचलर्स और बैचलर्स के बाद यानी BA करने के बाद मास्टर्स किया इकनॉमिक्स में, और वहाँ पे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे शुएब हाशमी साहब जैसे जो है वो टीचर्स मिले, who really one of my inspirations in my life, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। ब्रिलियंट इंसान। और उसके ये मेरी एजुकेशन थी यहाँ तक। 2000 में मेरा जो स्टे है गवर्नमेंट कॉलेज में, उस वक्त के गवर्नमेंट कॉलेज में, वो 96 से 2000, और 2001 में राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई गॉट जॉब एज ए लेक्चरर इन इकनॉमिक्स एट बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हम पॉज करेंगे। इतना पढ़ के यूजुअली इंसान जो है वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी मल्टीनेशनल में जॉब ढूंढता है। आपने इंतखाब किया लोगों को तालीम देने का, ये क्यों हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की जॉब मेरी पहली जॉब, इसके अलावा मैंने और कोई जॉब नहीं की अभी तक, टीचिंग यानी, और दिस वाज द फर्स्ट जॉब आई अप्लाइड फॉर। अच्छा, खुद ये नहीं है कि मतलब वो और कुछ नहीं मिला तो कर नहीं, लिया? ये पहली जॉब मैंने अप्लाई की, ये जॉब मिल गई। उसके बाद जो है वो पढ़ाने में मज़ा आना शुरू हो गया, फिर दोबारा कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। अच्छा, यानी के लिए जॉब के लिए जब अप्लाई किया तो तब पढ़ाने का शौक था? क्योंकि कुछ लोग छोटे से होते हैं तो कहते बेटे बड़े होकर क्या बने हो, कहते मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, राइट? टू बी ऑनेस्ट उस वक्त शायद इतना नहीं था। मैंने हमेशा जो है वो टीचिंग को एक बड़ा नोबल कॉज समझा। मुझे अपने टीचर्स ने हमेशा से इंस्पायर किया। तो जब वो पहली दफ़ा जब मैं क्लास में गया वो नौकरी मिलने के बाद, तो फिर ये रियलाइज़ किया कि शायद इससे अच्छा काम कोई नहीं है। क्योंकि देखिए, तालीम की फील्ड, आई एम सॉरी प्लीज़ कोई माइंड ना करे, हाई पेइंग जॉब नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया में। अगर आप देखें, जब तक आपके लेवल पे नहीं पहुंचते तब तक तो स्ट्रगल ही है सर। और तब भी मेरा नहीं ख्याल कि उतने पैसे मिलते हैं जितना इंसान डिज़र्व करता है। बट चलो, एक अच्छा सिलसिला चल पड़ता है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि बहुत से लोग टीचिंग से दूर हो रहे हैं इसी रीज़न से कि यार इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, अपनी तालीम पे इतने पैसे डाल के फिर जब वापस रिटर्न नहीं उस तरह का आता तो मज़ा नहीं आता। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसको आप
क्वांटिटेटिव या मनी टर्म्स में जो है वो नहीं देख सकते। एक अच्छे टीचर वो आप पैसा दे के एक अच्छा टीचर शायद नहीं ख़रीद सकते। तो जब मैंने भी इसको ज्वाइन किया उस वक्त पहले कोई इतना शौक़ नहीं था। आप देखते हैं आपको उस वक्त भी एक शौक़ ख्वाब यही होते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर हो, और जो है वो जिस तरह इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने वाले का हर बंदे का ख्याल होता है। मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि मैंने फलां मल्टीनेशनल में काम किया, ये किया, फिर मैंने सोचा कि मैं तालीम की तरफ आऊँ। तो मैंने जैसे कहा कि वो जब पढ़ाना शुरू किया तो ये रियलाइज़ किया कि शायद इससे अच्छी जॉब नहीं है। और आपने ग्रास रूट लेवल पे शुरू किया? मैंने यूनिवर्सिटी से शुरू किया। मतलब ग्रास रूट मतलब यानी कि आपने एज लेक्चरर शुरू किया, ये नहीं हुआ कि आप इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए? नहीं, मैंने एज लेक्चरर काम शुरू किया। और अच्छा, आप काम की जर्नी बताइए। 3 साल जो है वो पढ़ाया बहादुर जखर यूनिवर्सिटी में। फिर मुझे उस वक़्त कोई इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं होते थे बाहर जाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो मुझे आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि किसी तलक से मुझे जो है वो नॉर्वे स्टेट स्कॉलरशिप मिल गया मास्टर्स के लिए 2004 में, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का। तो वो मास्टर्स के लिए था। आई वेंट देयर इन 2004। एक ऑस्लो नहीं, मिड साउथ में एक जगह है मोल्दे, तो वहाँ पे मुझे मास्टर्स किया मैंने इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स में, और फिर वहीं से मैंने मास्टर्स के बाद पीएचडी की। सर लैंग्वेज में इशू नहीं आया? क्योंकि नॉर्वे में भी व्हेन आई वाज 13 मेनी इयर्स अगो आई वेंट टू नॉर्वे, और 1 महीना मैं अपने फादर अपनी स्टेप मदर के साथ रही, तो लैंग्वेज का बड़ा इशू था उस वक्त। जिस प्रोग्राम में मैं गया, नॉर्वे इस सेंस में बहुत अच्छा है कि वहाँ पे अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा। सो इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिज़ाइन उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किए, तो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। वैसे भी मैं काफ़ी देर नॉर्वे रहा हूँ, इतना अब विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई इतना बड़ा लैंग्वेज बैरियर है नहीं। पीपल डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और जो है वो उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन ज़ाहिर है उनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश के साथ गुजारा हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तालीम हासिल करके फिर नॉर्वे में जाके तालीम हासिल करना, आपको फ़र्क क्या महसूस हुआ? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का बड़ा डिफरेंट तरीका है पढ़ाने का। ज़ाहिर है बेसिकली स्टूडेंट को एजेंसी दे देते हैं वो। देखिए, मैं नहीं समझता कि आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को नॉर्वे के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन कंपेरेबल्स में होना चाहिए। हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं, हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब एक मुल्क नॉर्वे जैसा मुल्क जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडेक्स में पिछले कई साल से नंबर 1 पे, 4 मिलियन 4.5 मिलियन पॉपुलेशन के साथ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो उसको हम अपने से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ज़ाहिर है दिस वाज ऑल टुगेदर अ शिफ्ट कि आप पाकिस्तानी सिस्टम से मैं भी पाकिस्तान में जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में वहाँ का पढ़ा हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज से, लासाल से, लेकिन इसके बावजूद जब आप एक बिल्कुल डेवलप कंट्री में जाते हैं तो पहले तो वो एक कल्चरल शॉक भी होता है, सिस्टम का शॉक भी होता है, लेकिन नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी फ्रेंडली, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, और जो है दैट इज़ वाई दे आर लीडिंग इन दिस सिचुएशन। तो वहाँ से फिर मास्टर्स किया। वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो बहुत अच्छा था। मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला कभी मौका दे किसी को स्कॉलरशिप्स में या तो जो है वो एक एक्सपोजर इस तरह के मुल्क में एक छोटी सी डिग्री का होना वो बहुत ज़रूरी है। मैं वही बात करती हूँ ना डॉक्टर साहब, आई वेंट अब्रॉड टू स्टडी एज वेल आफ्टर माई आई डिड माई FA, आई वेंट टू कैनेडा, आई डिड माई डिग्री ओवर देयर। अच्छा, इंसान की जो मेंटल ग्रोथ होती है ना, घर से दूर जाके और किसी और सिस्टम को अंडरस्टैंड करके और उसमें अपने आप को एडजस्ट करने के, इंसान में सिर्फ तालीम नहीं बल्कि बहुत सी और चीज़ें भी आ जाती हैं। बिल्कुल, एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। और प्रोफेशनलिज्म। और इसके साथ साथ देखिए, आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सर्कल में मूव करते हैं, आपको डिफरेंट कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, यू सी डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एथनिसिटी, रिलीजन्स, और ये जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल एजुकेशन के साथ साथ एक बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है, जिसको शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि हाउ मच एक्सपोजर यू गेट फ्रॉम दीज सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शंस। असल ये बात करने का ये भी रीज़न था कि आई रिमेंबर जब मेरे बेटे ने अपना कर लिया, मतलब अपना IB कर रहा था, तो मैंने ग्रेजुएटेड उससे, अब बाहर जाना था तो मैं भेज रही थी, तो बहुत से लोगों ने फ़ोन करके कहा कि जुगन रहने तो मास्टर्स के लिए भेज देना।
तो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इस यंग एज पे जब इसका माइंड जो है वो हो रहा है तो इसको बाहर भेजूँ। तो आपसे एक्चुअली आपके लेवल का बंदा जब ये कहता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले और बाय द वे व्यूअर्स, बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत चीज़ें हैं अवेलेबल बाहर, अगर अवेयरनेस हो तो कितने आपको पता है यंग लोग, बल्कि आपकी ही यूनिवर्सिटी से लोग ट्रांसफ़र भी कर जाते हैं कभी कभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, 1 सेमेस्टर के लिए चले गए, 2 सेमेस्टर के लिए चले गए। क्या जीसी में है इस किस्म का कोई सिस्टम? जीसी में अब जिसको हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे मेरा बहुत फोकस है कि हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स को ला सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हमें सिर्फ सही गाइड नहीं किया जाता, लोग हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ नहीं सकते। सर अब फुल ब्राइट है, इतने कम लोगों को फुल ब्राइट के बारे में पता है। ऐसे ही लोग बताते भी नहीं है, चाहते हैं कि ज़रा कम लोगों को पता होगा तो कम वो। बट बात ये है कि अगर ब्रिलियंट यंग कोई बंदा है, यंग भी नहीं किसी भी एज ग्रुप का है, और वो बाहर जाके अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है, अपने माइंड को ओपन करना चाहता है, तो मौका मिलना। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज हैं, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो चाइना के साथ बड़ा एक्सचेंज, चाइना में हमारे बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं। उनकी जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है बहुत जो है वो स्कॉलरशिप्स देती है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। हाँ, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू पुट एफर्ट ना, आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद वो, क्योंकि अगर वो आपको चूज़ करेंगे तो वो आपको आपकी एबिलिटी पे चूज़ करेंगे, और हमारे पास बहुत एबिलिटी है, थोड़ा सा सिर्फ फोकस, सिर्फ थोड़ा सा अपने डायरेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, नॉर्वे के बाद फिर क्या हुआ? नॉर्वे से मास्टर्स किया, फिर नॉर्वे से पीएचडी किया। पीएचडी मेरा जो है वो हाफ फंडेड हाफ सेल्फ फाइनेंस पे था, लेकिन उसको किया माशाल्लाह। और उसके बाद वापस आया, वापस आके फिर दोबारा बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ओह हाउ वंडरफुल। क्योंकि वहाँ से छुट्टी पे था, वहीं पे फिर इसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर हुआ, और वहाँ से फिर। और व्यूअर्स, ये आसान नहीं होता, एक स्टेप से अगला स्टेप एजुकेशन के फील्ड में बड़ा टफ होता है जी। आपको बड़ा एफर्ट करने पड़ते हैं, और आपको गेज किया जाता है आपके पेयर्स के हिसाब से। ऐसे एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव काम। और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ डोंट हैव अ प्रमोशन पॉलिसी, दे हैव अ सिलेक्शन इन एवरी स्टेप। सो व्हेन सिलेक्शन इज, इट मींस कि वो सबके लिए ओपन है। तो बहरहाल वहाँ पे जो है वो 2023 में प्रोफेसर, और फिर अब 2025 में अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैं अपने अल्मा मैटर को और गवर्नमेंट कॉलेज को सर्व कर सकूं। लेकिन एक बात पूछूं, थोड़ी बच्चों वाली बात है लेकिन पूछनी मैंने, खौफ नहीं आया कि जहाँ से पढ़ा हुआ हूँ अब उधर के बच्चों को, देखिए कहाँ आप एक बच्चा थे और कहाँ आपका अब एक बाप का दर्जा, नॉट जस्ट टू द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टू द टीचर्स, बिकॉज वाइस चांसलर इज लाइक द होल यूनिवर्सिटी इज डैड, अगर कहें तो। It's a big responsibility, and you're very young also, माशाल्लाह। It is a big responsibility। जब शुरू में मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो उस वक्त तो आप ओवरवेल्म्ड होते हैं, ठीक है ना, मुबारकबादें वसूल हो रही हैं ये, लेकिन उसके साथ साथ व्हेन आई जॉइंड इट, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इट वाज मोर लाइक अ फियर, ठीक है ना, कि अब आपके पास यकदम जो हैं, पहले आप जब यू आर इंडिपेंडेंट, आपको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, और आपको डिसीजंस लेने हैं जो कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी हैं, पॉलिसी है, तो एज सच वो फियर नहीं है कि हम कर सकते हैं। फिर ये सिर्फ यही था कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो मौका अल्लाह ताला ने दिया है, तो मुझे माशाल्लाह आपकी टीम इतने सॉलिड और प्रिपेयर्ड अंदाज में आए हैं कि हमें लगता है कि अब जीसीयू का पूरा फेस जो है वो चेंज होने वाला है। जीसीयू के साथ एक और जो है वो चीज़ एसोसिएटेड है, वो लोगों की जो अफिलिएशंस हैं। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है इस बात को कहने में कि शायद पाकिस्तान में कुछ इंस्टीट्यूशंस इस लेवल पे होंगे जहाँ पे जो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, जो अलुमनाई हैं, वो उससे इतनी मोहब्बत करते हों, और गवर्नमेंट कॉलेजेस आई थिंक आई एम श्योर इज़ वन ऑफ देम। तो ये एक उसकी फेस वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो ओल्ड रावियंस की हैं, ऑफ कोर्स जो अलुमनाई की हैं, बल्कि कहा जाता है कि रावियंस आर नॉट ओल्ड, वंस अ रावियन इज ऑलवेज अ रावियन, सो इट्स अ फॉर्मर रावियन। तो जाहिर ही आप लोगों ने तो कहना ही है सर, आप लोगों ने तो कहना ही है, हम कहे तो वो एक और बात है ना। तो वो एक, बट इट्स ट्रू, वंस अ रावियन ऑलवेज अ रावियन, एंड रावियंस नेवर गेट ओल्ड, ये तो हम बचपन से तो वो जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, कुछ इश्यूज हैं, इंशाल्लाह उसको जो है वो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आके आपने
GCU के लिए क्या इन्विजन किया है, व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट आर यू थिंकिंग, कुछ ये भी हम जानेंगे उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे आगे जाके अप्लाई करें, ज्वाइन इन करें। उसके साथ साथ जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हायर एजुकेशन का माशाल्लाह हाईएस्ट लेवल तो आपने अचीव कर लिया, तो हायर एजुकेशन किसको कंसिडर किया जाता है और किस तरीके से किसी भी इंसान को जब अपनी बच्चों के साथ बैठ के फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो किस स्टेज पे प्लान करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी पे हमने यहाँ भेजना है या ये करना है या वो करना है? क्योंकि मैं तो 20-20, 25-25 साल के बच्चों को भी मिलती हूँ जो यूनिवर्सिटी में ही है, उनको पता नहीं है वो क्या करना चाहते हैं। सो इस कन्फ्यूजन का क्या करना चाहिए एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, हम आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में जल्दी से नज़र डालते हैं। शेफ अनम जी, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी आप शेफ हैं कि इतनी फ्रेश और इतनी प्यारी पूरी हांडी बनाने के बाद भी लगती है हमारे तो हाल ख़राब हो जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इंसान को काम के साथ ज़रा अपने आप को भी देखना चाहिए। ये नहीं कि किचन में बिल्कुल ही अपने आप को भूल जाए, कपड़े गंदे, वो अभी हम आप ये मुझे ताना पड़ रहा है। ठीक है बेटे, मैं आपको बाद में सेट करूँगी जब आप अच्छा जी, बीफ बिरयानी जो है वो हो गई है रेडी। उसके साथ मैंने सैलड और रायता सर्व कर दिया है। कंप्लीट मील है और आप इसको एंजॉय करें। आपको एक यूनिक किस्म की हमने रेसिपी दे दी है। थैंक यू सो मच, यू वेलकम। ब्लेस यू। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं तालीम की, एजुकेशन की। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जिनके हम पर्सनली बहुत बड़े फ़ैन हैं। माशाल्लाह अब इनको 2 मंथ्स के करीब हो गए हैं एज़ वाइस चांसलर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। हम 2 महीने से ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी को बुला लें, क्योंकि सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, एक सर्टन एज पे तो बंदा बन ही जाता है वीसी, बट एक यंग एज पे ये अपॉर्चुनिटी मिलना और फिर यूथ को जब यंग लोग गाइड कर रहे होते हैं तो आप उनके यू हैव अ पल्स, उनकी पल्स के ऊपर आपका हाथ है, आपको पता है कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। जनरेशनल इतना डिफरेंस नहीं होता। आई थिंक इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, हायर एजुकेशन की आजकल बड़ी बात हो रही है और एक डिबेट भी चल रही है। यंग बच्चे जिनसे भी मैं मिलती हूँ, मेरा अपना 19 साल का बेटा कहता है मामा आजकल डिग्रीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। ऑब्वियसली वो पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन वो एक और बात है। बट डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन है क्या? क्या ये PhD होती है? क्या ये मास्टर्स होती है? क्या ये BA होती है? व्हाट इज़ हायर एजुकेशन? देखिए, पाकिस्तान में हम एजुकेशन को 3 डिफरेंट टीयर्स में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर हायर। हायर एजुकेशन जनरली स्टार्ट्स आफ्टर योर इंटरमीडिएट के बाद जो हमारा सिस्टम डेकेड ओल्ड था कि हम 2 साल का BA और उसके बाद 2 साल का MA और फिर MPhil और PhD थे। नाउ इट इज़ गॉन। अब हमारे इंटरमीडिएट के बाद हम BS हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो जैसे 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी HEC की। तो आप हायर एजुकेशन में एंटर होते हैं आफ्टर योर इंटरमीडिएट। यू कैन चूज। इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स भी इंक्लूडेड हो जाता है? क्योंकि जैसे कि अगर आप आर्ट सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो फिर आप इज स्टिल, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो दैट इज BS इकोनॉमिक्स, आप इस्लामियात कर रहे हैं तो BS इस्लामिक स्टडीज़। सो इट इज़ द बैचलर्स फॉर 4 years which is equal to the now it is in line with the international standards। कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी जो बैचलर्स है वो 4 साल का है आफ्टर योर जो है वो स्कूल। तो उसको इन लाइन करने के लिए हमारा जो बैचलर है दिस इज़ 16 years ऑफ स्कूलिंग, जो हमारा पुराना MA हुआ करता था। तो MA फिर क्या है? क्योंकि MA अब नहीं बाहर भी तो मास्टर्स होता है। अब हमारा जो बैचलर्स है वो 4 साल का है, दैट्स इक्वल टू मास्टर्स। एंड देन बैचलर्स करने के बाद आप डायरेक्टली MPhil में या MS में जा सकते हैं। और PhD अगर किसी ने करनी वो MPhil के बाद 1.5 to 2 years इज़ MPhil और MS जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद फिर PhD है। तो ये है, आपकी नज़र में हायर एजुकेशन कितनी अहम है? देखिए, जैसे अभी आपने ये पहले कहा कि आजकल एक डिबेट भी है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी चलती है, सोशल मीडियाज़ पे भी है कि डिग्रीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, आप घर बैठे कमा सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। बट कमा रहे हैं लोग। जी, कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, लोग कमा रहे हैं। लेकिन जो डिग्री है, डिग्री आपको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन देती है। जो आप इस वक्त जो आप कमा रहे हैं दैट मे बी अ शॉर्ट टर्म, साल 2 साल 3 साल, लेकिन जो आपका बेसिक नॉलेज है, अब
बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि जी जो एक सारी दुनिया जो है वो आपकी किसी भी किस्म की स्किल को जो है वो डिग्री के साथ ही एसोसिएट करती है। मतलब मैंने ये देखा है जितनी जगह पे मैं गया हूँ कि वहाँ पे प्लम्बर भी जो है वो भी डिप्लोमा होल्डर है, वहाँ पे जो कुक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हर जगह ऐसे ही है। तो डिग्री की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। लेकिन सर तालीम भी जो लोग देते हैं बाहर के मुल्क में उनके पास भी डिग्री होती है, हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं फोकस होता। तो हमें एक्चुअली अब टीचर्स कॉलेज है ही नहीं कोई पाकिस्तान में, या पता नहीं बन गया नहीं तो। है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं है कि हम जो है वो भी टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी उस तरह नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी लेवल पे तो दैट इज़ अ प्रीरिक्विजिट कि आपको वो टीचर्स ट्रेनिंग या वो डिप्लोमा या डिग्री करनी है। सर प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे कितना इम्पॉर्टेंट है कि सही किस्म की स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का स्कूल्स वगैरह का इंतखाब किया जाए, क्योंकि हायर एजुकेशन में दाखिला भी तो मुश्किल है। अब देखें GCU में दाखिला इज़ नॉट एन ईजी थिंग, मतलब ये एक ऐसी टू बी अ रावियन एक ख्वाब होता है लोगों का। कनेड में दाखिला नॉट एन ईजी थिंग, ये चीज़ें मुश्किल हैं, बड़े आपका मेरिट और ये वाली चीज़ें। तो सही प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का इंतखाब कितना ज़रूरी है? देखिए जी, प्राइमरी एजुकेशन तो बेसिक है, जहाँ से आपकी जो है वो सारी एवेन्यूज़ भी आपको पता लगते हैं या जहाँ से आपकी बेस ठीक होती है। तो हमें अभी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं अबाउट प्राइमरी एजुकेशन, आई एम प्रिटी श्योर कि जी उन्होंने जो है वो बड़ी जल्दी वो जो है उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। तो देर फोकसिंग ऑन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो तभी आपकी हायर एजुकेशन भी जो है वो बेहतर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी एजुकेशन में जो लोग सेलेक्ट करें पढ़ाने के लिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए, तभी लोग जो हैं वो बेहतर एजुकेशन ले सकें। अब देखिए ना, एक बच्चा उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उर्दू में वो अपना फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट कर लेता है। अब उसका दाखिला हो जाता है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसमें पढ़ा वो अंग्रेज़ी में रहे हैं, वो चाहे कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो किस तरह सीख सकता है? ऐसा नहीं है। उर्दू मीडियम स्कूल्स भी जो हैं वो अब पहली क्लास से जो है जिसको हम उर्दू मीडियम कहते हैं, लेकिन वो भी पहली क्लास से इंग्लिश है। इंग्लिश इज़ नाउ कंपलसरी इन ऑल स्टैंडर्ड्स, और जो है वो हमारे यहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन भी होता है ना। अब अगर आपको बेसिक लेवल की अंग्रेज़ी भी नहीं आ रही तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है अगर आप इंटरमीडिएट के बाद हायर एजुकेशन में जब BS में लेते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो इंग्लिश पे फोकस है। वी हैव इवन इफ़ यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री तो उसमें भी आपके पास इंग्लिश के कोर्सेज होंगे। तो ये जो डाइवर्सिफाइड है, मैं नहीं समझता कि अगर बच्चा थोड़ा सा मेहनत करने वाला हो तो हमारे पास इवन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत बैकग्राउंड से जो है वो लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। तो प्योर मेरिट पे चलते हैं, जो एक सबसे अच्छी बात है। टू बी अ रावियन यू हैव टू कम मेरिट के ऊपर। वो जो होता है ना, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि थोड़ी जान पहचान पे भी कर देते हैं। GCU का इस तरह का कोई सिलसिला कभी भी नहीं रहा, हमेशा से ये हुआ है कि भाई मेरिट पे आते हो तो फिर बात करो, उसके बाद फिर पूरी प्रोसेस होती है सारा कुछ। तो सर ये बताइए कि नाउ दैट यू आर द वाइस चांसलर, 2 महीने अब आपको हो गए हैं, आई एम श्योर आप सेटल हो गए होंगे अपनी चीज़ों में। तो जब ज्वाइन किया था तो किन प्लान्स के साथ किया था और अब किन चीज़ों पे वर्किंग हो रही है और फ्यूचर प्लान्स क्या? मुझे तीनों स्टेप्स का बताएं। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो आप मेरा गवर्नमेंट कॉलेज के साथ रब्ता तो हमेशा से रहा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने के बाद उतना मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं था तो वो और आके अपनी नौकरी में मसरूफ़ हो गया तो वो इतना ज़्यादा रब्ता नहीं रहा। तो यहाँ पे जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ज़ाहिर है आप उसको एवेल्यूएट करते हैं चीज़ों को। कोई बहुत जो है वो तब्दीली नहीं है, लेकिन मेरा विजन सिर्फ 3 चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि जो है वो फोकस करना ज़रूरी है हायर एजुकेशन में। नंबर 1 इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन जो आप इम्पार्ट कर रहे हैं वो दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अब क्वालिटी अगेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है कि क्वालिटी किसको कहते हैं। क्वालिटी जो है वो कि आपका जो करिकुलम है या जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ क्या वो मार्केट की नीड्स को पूरा करता है। अब वो जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं
और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स होती है ग्रेजुएट्स की, वो अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही होती है। तो आपके करिकुलम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ साथ जो आपकी लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ जो है वो अलाइन होना ज़रूरी है, और वो ताकि आपकी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए कि आपका बच्चा फील्ड में भी काम करे, देखे भी कि क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो डिग्री। सो दिस इज़ माई द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट कि जी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो इस पर रखे। सेकेंडली क्वालिटी ऑफ रिसर्च है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हब होती हैं रिसर्च का, वो हब होती हैं फ्यूचर पॉलिसी देने की। तो हम इंशाल्लाह इस बात पे भी फोकस करेंगे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फैकल्टी है इसकी इनकी ट्रेनिंग्स के साथ साथ इनको फैकल्टी को वो अपॉर्चुनिटीज़ दें वे एलिवेट करने के लिए कि जहाँ वो अपनी रिसर्च को ज़्यादा शोकेस कर सकें। सो ना सिर्फ आप स्टूडेंट्स को एजेंसी दे रहे हैं बट आप टीचर्स को भी बहुत ज़रूरी है। टीचर्स के अगर टीचर्स फैकल्टी अच्छी होगी, फैकल्टी वेल इक्विप्ड होगी, ट्रेंड होगी, जो कि माशाल्लाह है, और तभी वो आपकी जो है वो बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो सकेगी चीज़। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन दोनों के साथ साथ ये है कि मैं खुद क्योंकि रावियन हूँ, मेरे से पहले वाले रावियंस भी इस बात को बेहतर समझते होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज का हमेशा से एक हॉलमार्क रहा है, और वो ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स। कि कहा यह जाता था कि गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट को ये बताना ना पड़े कि गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है, वो सड़क पर चलता है, वो खुद पता लगे कि वो गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है। तो वो चीज़ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट कि वो जो रिवाइवल शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम हो गई, वो चीज़ उसको हम किसी तरीके से रिवाइव कर सकें। अच्छा सर, एक सवाल आया है हमारे सोशल मीडिया पे कि जीसीयू ने इंटरमीडिएट में 1200 मज़ीद सीट्स का ऐलान किया है। जीसीयू में आज भी इंटरमीडिएट प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रखे हुए हैं, हाउ कम? गवर्नमेंट कॉलेज जब यूनिवर्सिटी बना तो जो इंटरमीडिएट सेक्शन था वो उसको ख़त्म नहीं किया गया, डिसकंटिन्यू नहीं किया। तो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम इंटरमीडिएट है, तो जब हमारे पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है, एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है, तो उसमें इतनी जो है वो गुंजाइश नहीं थी कि हम मॉर्निंग में, मतलब हमारा मेरिट अभी भी 92-94% के करीब होता। तो बहुत सारे लोग अब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो सकते थे। तो वही जस्ट राइट कि हम उसको 2 शिफ्ट्स में कर लें, एक क्योंकि जो है वो मॉर्निंग और एक उसको आफ्टरनून या इवनिंग कर लें और लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। तो इस दफ़ा हमने उसको ट्राई किया है, दिस इज़ जो है वो ट्रायल बेसिस पे, बल्कि हमने जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो नया कैंपस है जिसको KSK कैंपस कहते हैं, उसमें भी हमने ट्रायल बेसिस पे इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू की हैं, जस्ट टू गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गेट इनटू दिस इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और जगहें कम हैं दाखिले के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनली सर, आप स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मिसकंसेप्शन डिग्रीज़ के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, मैं ये समझता हूँ कि सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, डिग्री कोई बुरी नहीं है। हम एक तरफ चल पड़ते हैं। हाँ, जो भी आप डिग्री करें, जो भी आप सब्जेक्ट को चूज़ करें, उसमें बेस्ट हो। देयर इज़ ऑलवेज रूम कि जी जो बेस्ट है उसके लिए दुनिया हमेशा से जो है वो ओपन रहती है। चूज़ योर डिग्रीज़ अकॉर्डिंग, चूज़ योर प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। हर इंसान को हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होता है, हमारे इंटरेस्ट का पता होता है। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको अपने इंटरेस्ट पे मुताबिक करना चाहिए, और वर्क हार्ड एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर द हार्ड वर्कर्स। देखिए व्यूअर्स, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं उस बात का जो मैं हमेशा कहती हूँ, पैशन को प्रोफेशन बना ले। जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, मैं इन्हीं की बात को आगे एक्सटेंड करते हुए आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करूँगी कि देखिए, जिस चीज़ का हमें शौक़ होता है ना, जो हम इंजॉय करते हैं, उसमें हम एक्सेल भी करते हैं। तो ये बात जो मैं कह रही हूँ वो पेरेंट्स के लिए कि प्लीज़ बच्चों को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में मत डालें। अगर एक बच्चा बार बार कह रहा है कि जी मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो फिर उसको अपने इंटरेस्ट को परसू करने दें। 1000 गुना बेहतर है कि एक अच्छी मीडिया पर्सनैलिटी हो जो अपना काम सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हो, ना कि एक ऐसा डॉक्टर हो जो अपने काम में इंटरेस्टेड नहीं है और अपनी कोताहियों की वजह से लोग अपनी जान खो देते हैं। आई नो सबको शौक़ होता है बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन उसके अलावा हज़ारों प्रोफेशंस हैं जिनको परसू किया जा सकता है। सो बच्चों की भी बात सुने,
अपनी भी बात सुनवाएं और मिलजुल के मुशावरत से, जैसे हम शादी के केस में भी कहते हैं भी शादी भी बच्चों की मुशावरत से होनी चाहिए, उनकी खुशी से होनी चाहिए। तो तालीम जो सारी ज़िंदगी फिर आगे आपका डिसाइड करेगा कि आप किस रूट जाएंगे, उसमें बच्चों को इंक्लूड करना और उनको राइट देना कि वो डिसाइड करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा और हम स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी का, वाइस चांसलर ऑफ GCU लाहौर, कि उन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच जी। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।